क्या आपको कहानियां और ऑडियो बुक्स पसंद हैं? तो जुड़िए नॉवल एक्सप्लेनर से, जहां हर कहानी खास बनती है। अब समय की कोई कमी नहीं। कभी भी, कहीं भी अपनी पसंदीदा कहानियां सुनें। आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट में अपनी पसंदीदा नॉवेल या कहानी का नाम लिखें। मैं 5 दिनों के अंदर उस नॉवेल सीरीज को अपलोड कर दूंगा। ध्यान दें, कुछ कहानियां 18+ दर्शकों के लिए हो सकती हैं। कृपया ईयरफोन लगाकर सुनें। अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 132, परोपकारी का साथी। विधर्मियों के जहां से भी वे आए थे, वहां पीछे हटने के साथ मून बस्ती के एक शांत क्षेत्र में यारा और सेलेन के साथ बैठ गया। उसे पूरी स्थिति के बारे में और अधिक समझने की जरूरत थी, न केवल अपरिहार्य प्रतीत होने वाले आगामी संघर्ष के लिए तैयारी करने के लिए, बल्कि इस छिपे हुए दायरे को समझने और संभवतः इसके बाहर निकलने की स्थितियों की खोज करने की भी। यह क्षेत्र रहस्यमय था, चंद्रमा की अपेक्षा से कहीं अधिक जटिल था। यह स्पष्ट रूप से शीतकालीन क्षेत्र से अधिक खतरनाक था, लेकिन इसने काफी बेहतर अवसर भी प्रदान किए। चंद्रमा विशेष रूप से अभी जाना नहीं चाहता था। सुनहरी मछली के खून से गुण वृद्धि और आगे की खोजों की संभावना ने इसे अविश्वसनीय रूप से आकर्षक बना दिया। लेकिन वह अभी भी परिस्थितियों के कारण जल्दबाजी में बाहर निकलने की स्थिति में समापन तंत्र को समझना चाहता था। यारा ने उस परोपकारी के बारे में विस्तृत कहानियां सुनाना शुरू किया जिसका वह लगातार इतनी श्रद्धा से उल्लेख करती थी। बढ़ते संदेह के कारण मून ने विशेष रूप से उसे विस्तार से बताने के लिए कहा था। यह रहस्यमय परोपकारी बहुत अच्छी तरह से दायरे से बाहर निकलने की कुंजी हो सकता है, जैसे कि विंटर बीस्ट को हराना पहले पूर्णता की शर्त थी। यारा के वृत्तांत के अनुसार परोपकारी उसके लोगों के लिए जबरदस्त उथल-पुथल के समय आया था। सभी पूर्वज इस द्वीप पर जीवित रहने के लिए सख्त संघर्ष कर रहे थे, सीमित संसाधनों और क्षेत्रीय नियंत्रण के लिए लगातार एक दूसरे से लड़ रहे थे। आंतरिक संघर्ष उनके समाज को तोड़ रहा था। जब परोपकारी पहली बार सामने आया, तो वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, जाहिर तौर पर उन परिस्थितियों के कारण जो उसे इस दायरे में लाए थे। सावी योद्धाओं ने उसे एक संभावित खतरे या संसाधन के अलावा किसी और चीज के रूप में नहीं पहचाना, तुरंत उससे लड़ने और उसे पकड़ने की कोशिश की। अपनी भारी चोटों के बावजूद दानकर्ता ने बिना किसी समस्या के उन सभी को अकेले ही हरा दिया था। लेकिन जैसा कि अपेक्षित था, पराजित योद्धाओं का वध करने के बजाय उसने दया दिखाई और उन्हें जीवित रहने दिया। यारा की आवाज में गहरी श्रद्धा थी और उसने समझाया, यह दया का सच्चा प्रदर्शन था। जब आपके पास दंड देने की शक्ति हो, तो क्षमा करना उस शक्ति की कमी होने पर क्षमा करने से अलग है। परोपकारी हमारे पूर्वजों को समाप्त कर सकता था, लेकिन उसने इसके बजाय करुणा को चुना। संयमित शक्ति के उस कार्य ने स्पष्ट रूप से सावी लोगों के लिए सब कुछ बदल दिया था। दाता कई महीनों तक उनके साथ रहा और उन्हें अनगिनत चीजें सिखाईं। उन्होंने प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के माध्यम से अपने पूर्वजों को काफी मजबूत बनाया। उसने उन्हें चमत्कारी वस्तुएं प्रदान की जिससे उनकी क्षमताएं बढ़ी और उन्हें समुद्र की गहराई में रहने वाले शक्तिशाली जानवरों का शिकार करने की अनुमति मिली जो पहले उनकी शक्ति और पहुंच से बहुत परे थे। उनके गुरुजहाज के तहत सावी द्वीप पर सबसे कमजोर गुट से इसकी प्रमुख शक्तियों में से एक बन गया। सेलिन ने आगे झुककर वह सवाल पूछा जो मून के दिमाग में भी उठ रहा था। लेकिन आप अब भी क्यों विश्वास करते हैं कि वह वापस आएगा? क्या होगा यदि वह जाने के बाद आपके बारे में भूल गया? 6000 चंद्र चक्र एक लंबा समय है। यारा ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति में पूर्ण विश्वास था। यह असंभव है। हम जानते हैं कि वह कई कारणों से नहीं भूले हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने जाने से पहले हमें अपने एक करीबी साथी के साथ छोड़ दिया था। चंद्रमा तुरंत किनारे पर आ गया। घनिष्ठ साथी उस समय का कोई प्राणी है जो आपके लोगों के साथ रहता है। यहाँ इस द्वीप पर। यारा के रहस्योद्घाटन ने स्थिति को नाटकीय रूप से और अधिक जटिल बना दिया था। यदि उपकारी ने कोई चीज या कोई इतना शक्तिशाली व्यक्ति छोड़ा था जिसे साथी कहा जा सके, तो इसने इस क्षेत्र में शक्ति की गतिशीलता के बारे में सब कुछ बदल दिया। यारा ने शांति से सिर हिलाया।
हाँ, बड़ी सुनहरी मछली जो हमारे द्वीप के चारों ओर पानी में घूमती है। हम बाहरी लोगों या आक्रमणकारियों से कभी नहीं डरते क्योंकि बड़ी सुनहरी मछली हमारी भूमि की रक्षा करती है। हम इसे अक्सर नहीं देखते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि यह हमेशा वहां रहती है, देखती रहती है। इसलिए जब आप हमारे तटों पर सुरक्षित रूप से पहुंचे, तो इसका मतलब था कि आपने किसी तरह हमारे क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति प्राप्त कर ली है। उस पल सेलीन और मून दोनों के दिल एक साथ धड़क गए। यह लोक कथा नहीं थी। यह कोई अतिरंजित पौराणिक कथा नहीं थी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी जब तक कि सत्य किंवदंती नहीं बन गया। चंद्रमा ने स्वयं उस भयानक सुनहरी मछली को अपने शरीर के अंदर से और फिर बाहर के समुद्र से देखा था। उन्होंने निजी चर्चा के दौरान सेलीन को प्राणी के अकल्पनीय आकार और शक्ति के बारे में बताया था। यारा की कहानियां पूरी तरह से वास्तविक थीं, न केवल इतिहास को संवारने वाले बुजुर्गों की रोमांटिक कहानियां, बल्कि वास्तविक घटनाओं का सटीक विवरण भी। बेशक कुछ चीजें अतिरंजित हो सकती हैं, जबकि अन्य वास्तविक थीं, लेकिन यह अभी भी अधिकतर सटीक थी या बहुत कम प्रतीत होती थी। वह सुनहरी मछली इस परोपकारी की साथी थी। चंद्रमा बढ़ते भय के साथ सोचने से खुद को नहीं रोक सका। यह व्यक्ति कितना अकल्पनीय रूप से मजबूत था कि उसके पास एक वफादार साथी जैसा प्राणी था। निहितार्थ भयावह थे। चंद्रमा उस प्राणी के अंदर रहते हुए बमुश्किल बच पाया था। यह विचार कि किसी ने उसे वश में किया था, उसकी वफादारी अर्जित की थी और एक अभिभावक के रूप में उसकी कमान संभाली थी। सेलीन भी अपनी जिज्ञासा को नियंत्रित नहीं कर सकी। वह बड़ी सुनहरी मछली को अपने साथ ले जाने के बजाय यहाँ क्यों छोड़ेगा? यदि यह वास्तव में उसका साथी था, तो क्या वह उसे अपने साथ नहीं रखना चाहेगा? यारा की अभिव्यक्ति अनिश्चित हो गई। पहली बार उसने परोपकारी के बारे में चर्चा करते समय पूर्ण आत्मविश्वास के अलावा कुछ भी नहीं दिखाया। हम उनके तर्क पर पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं। बुजुर्गों ने पीढ़ियों से इस सवाल पर बहस की है। वह अपने विचार एकत्रित करते हुए रुकी। कुछ लोगों का मानना है कि दानकर्ता ने इसे यहाँ छोड़ दिया क्योंकि वह जानता था कि हमें उन लोगों से सुरक्षा की आवश्यकता होगी जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। दूसरों का मानना है कि सुनहरी मछली घायल हो गई थी या कमजोर हो गई थी और उसे ठीक होने के लिए समय की आवश्यकता थी। कुछ का यह भी सुझाव है कि दानकर्ता अंततः इसके लिए वापस लौटने का इरादा रखता था, लेकिन उन परिस्थितियों के कारण ऐसा नहीं हो सका जिन्हें हम समझ नहीं सकते। मून ने सेलीन के साथ अर्थपूर्ण नजरों का आदान प्रदान किया। दोनों एक ही बात सोच रहे थे। यदि सुनहरी मछली इस उपकारी की साथी थी और यदि छिपे हुए क्षेत्रों को पूरा करने के लिए आमतौर पर जो भी केंद्रीय चुनौती मौजूद थी उसे हराना या हल करना आवश्यक था, क्या इसका मतलब यह है कि अंततः उन्हें किसी तरह उस सुनहरी मछली का सामना करना पड़ेगा? यह विचार बिल्कुल डरावना था। चंद्रमा ने उस जीव को करीब से देखा था। इससे लड़ना आत्महत्या था और एक असंभव कार्य था। मून और सेलीन दोनों को आशा थी कि इसके लिए सुनहरी मछली से लड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन मून केवल आशा पर निर्भर नहीं रहने वाले थे। निष्कर्ष निकालने से पहले उन्हें अधिक जानकारी की आवश्यकता थी। यारा, चंद्रमा ने ध्यान से कहा, क्या आप जानते हैं कि दान देने वाला कहाँ गया था? उसने जो कहा था वह उसकी मंजिल थी। अध्याय 133 समतलीकरण। यारा ने उदास होकर अपना सिर हिलाया। हम विशेष विवरण नहीं जानते हैं, लेकिन दानकर्ता ने कहा था कि उसे कुछ करना है और दुश्मनों से निपटना है। एक और प्रश्न, क्या आप जानते हैं कि वे भविष्यवाणियां वास्तव में क्या कहती हैं? सेलीन ने पूछा। भविष्यवाणियों के विचार से यारा की अभिव्यक्ति धुंधली हो गई। भ्रष्ट ग्रंथ वापसी की बात करते हैं। उनका दावा है कि परे से प्राणी फिर आएंगे और हमारे कबीले को बर्बाद कर देंगे। चंद्रमा ने जोर से आह भरी। सर्वनाशी भविष्यवाणियों वाले ये कट्टरपंथी हमेशा सबसे खतरनाक दुश्मन थे। उनके साथ तर्क नहीं किया जा सका क्योंकि उनकी विचारधारा आस्था के प्रमाण के रूप में उनके खून की मांग करती थी। हम यहाँ कुछ भी नष्ट करने के लिए नहीं आए हैं, हम बस जीवित रहने और अपने घर जाने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता है, यारा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। प्रमुख को पता है।
हमारे सभी लोगों को पता है। लेकिन विधर्मी शब्दों से आश्वस्त नहीं होंगे। वे अधिक संख्या में लौटेंगे और फिर उसने वाक्य पूरा नहीं किया तो युद्ध होगा। सब कुछ समझाने के लिए धन्यवाद यारा। हमें तैयारी करने की जरूरत है। जब विधर्मी वापस आएंगे तो हम आपके लोगों की रक्षा में मदद करेंगे। आपके आतिथ्य के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। यारा की आंखें कृतज्ञता से चमक उठीं। धन्यवाद मून। धन्यवाद सेली। परोपकारी के लोग वास्तव में उतने ही उदार हैं जितने वह थे। जैसे ही यारा अन्य कर्तव्यों में भाग लेने के लिए चली गई, चंद्रमा ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ सेलीन की ओर रुख किया। यह क्षेत्र अब और अधिक जटिल हो गया है, सहमत सेलीन ने कहा। लेकिन कम से कम हम जानकारी एकत्र कर रहे हैं। हम अंततः बाहर निकलने की स्थिति का पता लगा लेंगे। चंद्रमा ने सिर हिलाया, हालांकि उसके विचार बार बार गहराई में तैर रही उस सुनहरी मछली की ओर लौट रहे थे। यदि वह प्राणी सचमुच हर चीज की कुंजी होता, तब वे उससे कहीं अधिक खतरे में थे जितना उसने शुरू में महसूस किया था। जैसे ही मून और सेलीन अपने आवास में आराम कर रहे थे, अपनी अगली चाल की योजना बना रहे थे, यारा सावी कबीले के बुजुर्ग प्रमुख के साथ लौट आई। उन्होंने मून द्वारा अनुमति दिए जाने से पहले प्रवेश की अनुमति मांगी। चंद्रमा ने उन्हें अंदर आने का इशारा किया। आप दोनों को क्या मिलता है? चंद्रमा, सेलीन, यारा ने प्रमुख के बोलते ही अनुवाद करना शुरू किया। हमारे प्रमुख के पास एक विचार है जिस पर वह आपसे चर्चा करना चाहते हैं। वह अपने प्रस्ताव पर आपके विचार जानना चाहते हैं। मून ने यारा को जारी रखने के लिए इशारा किया। प्रमुख को क्या कहना है? हम सुन रहे हैं। मुखिया के शब्दों का अनुवाद करते समय यारा की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। विधर्मी संभवतः आज या कल हमला करेंगे, जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों में महत्वपूर्ण रक्तपात होगा। प्रमुख विनम्रता से पूछ रहा है कि क्या आप अस्थायी रूप से एक सुरक्षित स्थान पर छिपने के इच्छुक होंगे? वह मुझे और हमारे कबीले के 4 सबसे मजबूत योद्धाओं को आपकी रक्षा के लिए भेजने का प्रस्ताव करता है, जब तक आप छिपे रहें। वह रुकी, फिर आगे बोली। एक बार जब विधर्मियों को पता चलता है कि आपकी स्थिति अज्ञात है, तो वे अपना हमला छोड़ सकते हैं, अधिक तर्कसंगत रूप से बातचीत कर सकते हैं या धीरे धीरे आपकी तलाश करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका स्थान खोजा जाता है और आप पर हमला किया जाता है, तो प्रमुख आपके बचाव में कबीले की पूरी ताकत लाने का वादा करता है और यदि आवश्यक हो तो सहायता के लिए महान सुनहरी मछली को बुलाएगा। इन शब्दों को सुनकर चंद्रमा ने प्रस्ताव पर ध्यान से विचार करना शुरू कर दिया। वह समझ गया कि वह बहुत कुछ मांग रहा है ताकि पूरी जाति को उसके लिए लड़ना अभिमान लगे। चंद्रमा कल ही आया था, फिर भी सावी उसके लिए खून बहाने को तैयार थे। लेकिन उन्होंने मुखिया की सोच को भी पहचान लिया। मून और सेलीन को तत्काल संघर्ष से हटाकर प्रमुख संभावित रूप से रक्तपात से पूरी तरह बच सकते थे। विधर्मी विशेष रूप से मनुष्यों को चाहते थे। दृश्य लक्ष्यों के बिना उनका धार्मिक उत्साह नीली चमड़ी वाले साथी लोगों पर हमला करने को उचित नहीं ठहरा सकता है। हालांकि मून विशेष रूप से एक निष्क्रिय भागीदार नहीं बनना चाहता था, एक असहाय नागरिक की तरह छुप रहा था जबकि अन्य लोग उसकी ओर से लड़ रहे थे। ठीक है, मून ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। प्रमुख को बताएं कि मैं उनकी योजना की सराहना करता हूं और उनके तर्क को समझता हूं, लेकिन मुझे बदले में पूछना है। चंद्रमा की मुस्कुराहट देखकर और उसकी सहमति के शब्दों को सुनकर यारा की अभिव्यक्ति उनकी भाषा में प्रमुख का अनुवाद शुरू करने से पहले काफी उज्ज्वल हो गई। प्रमुख ने जवाब दिया और यारा ने वापस अनुवाद किया। वह कहते हैं कि आपको जो भी जरूरत होगी वह मदद करेंगे, जब तक यह उनकी शक्ति में है। चंद्रमा आगे की ओर झुक गया। उसे हमें एक ऐसे शिकार स्थल पर ले जाने के लिए कहें जहां खतरनाक जानवर पाए जा सकें। सेलीन और मैं शिकार करके और जीवों को हराकर मजबूत बनते हैं। अगर हम वैसे भी छिपने जा रहे हैं तो विधर्मियों के हमला करने की स्थिति में हम उस समय का उपयोग खुद को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं। यारा ने अनुवाद किया और प्रमुख का चेहरा समझ और अनुमोदन से चमक उठा। उन्होंने उत्साहपूर्वक जवाब दिया।
यारा ने अनुवाद किया। प्रमुख कहते हैं कि यह एक उत्कृष्ट विचार है। वह गांव से सुरक्षित दूरी पर कई शिकारगाहों को जानता है जिन्हें विधर्मी अपने शुरुआती दृष्टिकोण के दौरान नहीं खोज पाएंगे। 4 सबसे मजबूत योद्धा, जिनमें मैं भी शामिल हूं, आपको बचाएंगे और शिकार करते समय आपकी रक्षा करने में मदद करेंगे। इस तरह आप छुपे रहकर ताकत हासिल करेंगे। चंद्रमा ने संतुष्टिपूर्वक सिर हिलाया। उत्तम, यह सभी के लिए काम करता है। रक्षा तैयारियों को व्यवस्थित करने के लिए प्रस्थान करने से पहले प्रमुख गर्मजोशी से मुस्कुराए और सम्मान की मुद्रा में मून के कंधे को पकड़ लिया। हेरेटिक्स के पास जाकर तत्काल खोज से बचने के लिए गांव से काफी दूर स्थित एक शिकारगाह में मून, सेलीन और मिराज सक्रिय रूप से युद्ध में लगे हुए थे। यह क्षेत्र एक चट्टानी तटीय क्षेत्र था जहां जंगल ज्वारीय ताल और उथले पानी से मिलते थे। एक पारिस्थितिकी तंत्र जो विशेष रूप से आक्रामक जानवरों को जन्म देता है, जो भूमि और समुद्र दोनों के लिए अनुकूलित है। यारा और 4 प्रभावशाली सावी योद्धाओं ने शिकार क्षेत्र के चारों ओर एक घेरा बनाए रखा, जो किसी भी खतरे को रोकने के लिए तैनात थे, जो बहुत खतरनाक साबित हो सकते थे, या किसी भी विधर्मी स्काउट्स जो उनके स्थान पर ठोकर खा सकते थे। जब मून का हाथ एक विशाल क्रस्टेशियन से टकराया, जो आसानी से एक छोटी कार के आकार का था, बख्तरबंद गोले के साथ, जो तुलना में धातु को कमजोर बना रहा था। आपने लेवल 24 द्वीप क्रस्टेशियंस को मार डाला है। आपने 250 जीवन प्राप्त किए हैं। आपने लेवल 23 द्वीप क्रस्टेशियंस को मार डाला है। आपने 175 जीवन प्राप्त किए हैं। चंद्रमा ने 1/3 को नष्ट कर दिया जो उन्हें घेरने का प्रयास कर रहा था। उसका इग्नाइट कौशल प्राणी के खोल के अंदर विनाशकारी प्रभाव के साथ विस्फोट कर रहा था। आपने लेवल 24 द्वीप केकड़े को मार डाला है। आपने 230 जीवन प्राप्त किए हैं। आप स्तर 23 पर पहुंच गए हैं। सेलीन ने एक सटीक लक्षित पवन ब्लेड के साथ एक और काम पूरा किया, जिसने चंद्रमा द्वारा गंभीर रूप से घायल होने के बाद शेल खंडों के बीच कमजोर बिंदु पाया। अध्याय 134 एथ्रोपोस। जीवन संचय उत्कृष्टता से आगे बढ़ रहा था और समतल प्रगति भी उतनी ही संतोषजनक थी। उन्हें इन द्वीप केकड़ों के एक समूह का सामना करना पड़ा। सभी चंद्रमा और सेलीन की वर्तमान ताकत की तुलना में अपेक्षाकृत उच्च स्तर पर थे। जीव अपने प्राकृतिक कवच और हड्डी को कुचलने वाले शक्तिशाली चिमटे के साथ दुर्जय प्रतिद्वंद्वी थे। मून ने अपनी प्रगति की समीक्षा करने के लिए अपनी स्टेटस स्क्रीन खोली। नाम चंद्रमा। जाति मानव। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। वर्ग वर्गहीन हत्यारा। स्तर 23 6%। जीवन 5251। ताकत 36, चपलता 36, संविधान 41, मन 56, सभी आंकड़ों के लिए +5। विशेषता अंक 0। कौशल मौलिक हमला 5 तत्वों की आत्मीयता, तप, सिल्वर स्किन, इग्नाइट, डैगर 8, सीमित समय। प्रतिभा ग्रिम रीपर। क्लास कौशल क्लास स्लॉट 1/1। सुनहरी मछली के खून से उसकी विशेषता में वृद्धि अब उसके आधार आंकड़ों में एकीकृत हो गई, जिससे वह इस क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो गया। शिकार के दौरान सेलीन 19 तक पहुंच गई थी। उसकी अपनी प्रगति स्थिर और सुसंगत थी। इस बीच मून मिराज को केकड़े के शव खिला रहा था। जानवरों को विभिन्न तरीकों से समतल किया गया, जिसमें पराजित शत्रुओं को भस्म करना सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। मिराज अभी भी बहुत कमजोर था। अपने विकास के बावजूद केवल 12 स्तर के आसपास, स्तर 20 से अधिक खतरों के खिलाफ प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में योगदान देने के लिए। इसलिए मून ने उसे वास्तविक लड़ाई से बाहर रहने दिया और बाद में शवों पर दावत दी। धीरे धीरे अपने स्तर को बढ़ाने के लिए आवश्यक अनुभव जमा किया। जैसे ही वे केकड़े समूह के साथ समाप्त हुए, यारा उनके पास आई और अनुमोदन में अपने हाथ ताली बजाई। आप अविश्वसनीय रूप से मजबूत हैं। आपने इतने समन्वय और शक्ति के साथ उन जानवरों को इतनी आसानी से हरा दिया। आप वास्तव में हमारे परोपकारी की तरह हैं, जो दुर्लभ बिजली सहित कई तत्वों को नियंत्रित करने में सक्षम हैं। उसने चंद्रमा की ओर खुली प्रशंसा से देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थीं। चंद्रमा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा।
उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। क्या आपने कहा कि परोपकारी उन्हीं तत्वों का उपयोग कर सकता है जिनका मैंने उपयोग किया? वे सभी? शिकार के दौरान चंद्रमा ने खुले तौर पर आग, पानी, पृथ्वी और बिजली के हेरफेर का प्रदर्शन किया था। 4 अलग अलग तत्वों पर महारत हासिल करने के लिए, जिनमें से एक मध्यवर्ती तत्व है, शक्तिशाली कौशल के साथ एक अत्यंत दुर्लभ वर्ग की भी आवश्यकता होगी। हाँ, वे सभी, यारा ने उत्साहपूर्वक पुष्टि की। हालांकि मुझे यह उल्लेख करना चाहिए कि पारित कहानियों के अनुसार उसके तत्व आपके द्वारा दिखाए गए से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। दाता स्पष्ट रूप से तूफानों को बुला सकता है, भूकंप पैदा कर सकता है और इलाकों को आकार देने वाले पैमाने पर आग में हेरफेर कर सकता है। 500 साल पहले का एक मानव पतन से 3 शताब्दी पहले जिसके पास इतने पैमाने पर बहुमौलिक महारत थी जिसने इन शक्तिशाली सावी लोगों को प्रभावित किया। यारा, चंद्रमा ने ध्यान से कहा, क्या दानकर्ता ने कभी बताया कि वह कहां से आया है? वह किस भूमि या राज्य से आया है? यारा ने सोच समझकर अपना सिर झुका लिया। बुजुर्गों का कहना है कि उसने एक जगह के बारे में बात की थी। उसे उच्चारण के साथ संघर्ष करना पड़ा। आर्थरोपॉज, ऐसा कुछ। पानी से बहुत दूर एक भूमि जहां उसके लोग पत्थर और धातु के महान शहरों में रहते थे। एंथ्रोपोस, मानव के लिए पुराना ग्रीक शब्द। क्या दाता केवल दार्शनिक भाषा का उपयोग कर रहा था या वह पतन से पहले का एक वास्तविक स्थान का नाम था? मून ने जानकारी को बाद के लिए टाल दिया। अभी उन्हें विधर्मियों द्वारा टकराव के लिए मजबूर करने की स्थिति में मजबूत होने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। चलो शिकार जारी रखें, मून ने कहा। विधर्मियों के आने की उम्मीद से पहले हमारे पास अभी भी समय है। यारा ने सिर हिलाया और अपनी परिधि की स्थिति में लौट आई, जबकि मून, सेलीन और ठीक हो रहे मिराज जानवरों के अगले समूह को शामिल करने के लिए तैयार थे। प्राप्त किया गया प्रत्येक स्तर, अर्जित किया गया प्रत्येक जीवन उन्हें उस शक्ति के करीब ले आया जिसकी उन्हें इस क्षेत्र में मौजूद किसी भी चीज को जीवित रहने के लिए आवश्यकता होगी। अगले कुछ घंटों तक मून, सेलीन और मिराज ने शिकार के मैदानों में अपनी प्रगति जारी रखी। मून ने उच्चतम स्तर के जानवरों को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित किया जो उसे अधिकतम अनुभव लाभ प्रदान करते थे। जानबूझकर सेलेन के लिए थोड़ा कमजोर प्राणियों को छोड़ दिया ताकि वह स्तरों में पकड़ बना सके। इस बीच मिराज ने भीषण भूख से एक के बाद एक लाशें निगलीं। उसका विकसित शरीर उल्लेखनीय गति से मांस का प्रसंस्करण कर रहा था। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। लंबे समय तक शिकार के दौरान उन सभी ने आवश्यक ब्रेक लिया, विशेष रूप से मिराज जिसका पेट अधिक खाने के कारण स्पष्ट रूप से फूला हुआ हो गया था। यह तुम्हारे लिए काफी है मिराज, मुझे डर है कि यदि तुम और खाओगे तो तुम्हें न केवल चलने में कठिनाई होगी बल्कि वास्तव में विस्फोट हो जाएगा, चंद्रमा ने दृढ़ता से कहा, सफेद घोड़े को बीच में ही रोकते हुए जब वह एक और शव के पास पहुंचा। मिराज ने बड़ी याचना भरी आंखों से चंद्रमा की ओर देखा, मानो एक अंतिम काटने की अनुमति मांग रहा हो। चंद्रमा बहुत देर तक अपने साथी को देखता रहा, फिर हार की सांस ली। ठीक है, आखिरी टुकड़ा। इसके बाद बिल्कुल नहीं। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। चंद्रमा अपने हताश स्वर के बावजूद मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। है सेलीन ने 20-30 के स्तर के जानवर के साथ अपनी लड़ाई फिर से शुरू करने से पहले उनकी बातचीत पर हंसते हुए कहा। जब उन्होंने अंततः अपने आसपास के सभी शिकार योग्य प्राणियों को साफ कर दिया तो मून ने सेलीन से संपर्क किया और उसने अपने हथियार से खून साफ किया। अभी आप किस स्तर पर हैं? अपनी स्थिति स्क्रीन की जांच करते हुए सेलीन ने उत्साहित आवाज में जवाब दिया, मैं अब 21 के स्तर पर हूं। प्रगति अविश्वसनीय रूप से तेज रही है, सामान्य शिकार गति की तुलना में लगभग चौंकाने वाली। जानबूझकर मेरे लिए कमजोर लक्ष्य छोड़ने के लिए धन्यवाद। जिन प्राणियों से उसने लड़ाई की वे वास्तव में किसी भी तरह से कमजोर नहीं थे। लेवल 23 जानवरों को आसानी से किसी भी स्थान पर बी रैंक खतरों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये सामान्य बी रैंक नमूने भी नहीं थे, उनके उच्च स्तर ने उन्हें उस वर्गीकरण स्तर के पूर्ण शिखर की ओर धकेल दिया। आपका स्वागत है, मून ने कहा। मैं अभी भी 23वें स्तर पर अटका हुआ हूं।
मुझे आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त अनुभव जमा करने से पहले कुछ और स्तर के 24 जानवरों को मारने की जरूरत है। सेलीन ने समझकर सिर हिलाया। आप तेजी से अपने प्रथम श्रेणी के विकास के करीब पहुंच रहे हैं। क्या आप यह देखने के लिए उत्साहित हैं कि सिस्टम आपको कौन से विकास कार्य सौंप सकता है? हाँ, कुछ इस तरह, मून ने स्वीकार किया। हालांकि उनके स्वर में कुछ अनिश्चितता थी कि क्लासलेस पदनाम क्या चुनौतियां उत्पन्न कर सकता है। उन्हें आराम करते हुए देखकर यारा उज्ज्वल भाव के साथ उनके पास आई। सेलीन, तुम सचमुच बहुत सुंदर लग रही हो। विशेष रूप से तुम्हारे कपड़े, वे हमारे यहाँ मौजूद किसी भी चीज से बहुत अलग हैं। कपड़े और डिजाइन अद्भुत हैं। अचानक की गई तारीफों से सेलीन क्षण भर के लिए हतप्रभ रह गई। उसके गालों पर हल्की सी लालिमा झलक रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल आश्चर्यजनक दिखते हैं। आपकी आंखें उन अद्वितीय चिन्हों के साथ अविश्वसनीय रूप से सुंदर हैं। अध्याय 135 बढ़ता तनाव। सेलीन की अभिव्यक्ति उसके मन में उभरे एक विचार के रूप में उज्ज्वल हो गई। वास्तव में मेरे स्थानिक भंडारण में अतिरिक्त कपड़े हैं। क्या आप कुछ पहनना चाहेंगे? मुझे लगता है कि कुछ शैलियां आप पर वास्तव में सुंदर लगेंगी। सचमुच? मैं उन्हें आजमा सकता हूं, यारा ने कहा। उसका चेहरा एक खूबसूरत मुस्कान से चमक रहा था, जिसने आसपास के कई सावी योद्धाओं को तुरंत अपनी आदत से दूर कर दिया। मुझे बिल्कुल अच्छा लगेगा। चंद्रमा ने अपने चेहरे पर हल्की, प्रसन्न मुस्कान के साथ इस दृश्य को देखा। इस लड़की से आधा गांव पूरी तरह प्यार में पड़ गया है। वे सचमुच घबराए बिना सीधे उसकी ओर नहीं देख सकते। सेलीन ने यारा को कुछ चट्टानों के पीछे एक अधिक निजी क्षेत्र की ओर ले जाना शुरू कर दिया, जहां वह पुरुष योद्धाओं या चंद्रमा द्वारा देखे बिना कपड़े बदल सकती थी। दोनों महिलाएं चलते समय खुद से खिलखिला रही थीं, पहले से ही फैशन और दिखावे के बारे में गहरी बातचीत कर रही थीं। ज्यादा दूर मत जाओ, चंद्रमा ने इतनी जोर से पुकारा कि वे दूर से सुन सकें। हम नहीं जानते कि क्या विधर्मी स्काउट्स या खतरनाक जानवर हमला कर सकते हैं। हम नहीं करेंगे। दोनों आवाजें एक साथ वापस आईं, जिसके बाद और अधिक हंसी आई। मून ने बड़े उत्साह से अपना सिर हिलाया, फिर अपना ध्यान उस परिधि की ओर लगाया जहां 4 सावी योद्धा अपनी निगरानी स्थिति बनाए हुए थे। योद्धा अनुशासित और पेशेवर थे, लेकिन मून ने कभी कभार उनकी नजर उस ओर देख ली थी जहां यारा गायब हो गई थी। उनकी शारीरिक भाषा से पता चल रहा था कि वे उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। जटिल सामाजिक गतिशीलता। हालांकि मेरा मानना है कि यह सभी संस्कृतियों और प्रजातियों में सार्वभौमिक है। वह संभावित खतरों के लिए अपनी इंद्रियों को विस्तारित रखते हुए अपने मन भंडार को पुनः प्राप्त करने के लिए ध्यान की स्थिति में आ गए। मिराज एक संतुष्ट घुरघुराहट के साथ उसके पास गिर गया। उसका भरा हुआ पेट उसे एक पर्वत की तुलना में एक गर्भवती घोड़ी की तरह लग रहा था। पिछले कुछ दिनों की उथल-पुथल के बाद शांतिपूर्ण क्षण बिल्कुल वही था जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। मून को बस यही आशा थी कि यह कुछ अधिक समय तक चलेगा, इससे पहले कि विधर्मी अनिवार्य रूप से शांति भंग करने के लिए आ पहुंचें। सेलीन और यारा लगभग 2 मिनट बाद वापस लौटे, चट्टानी इलाके के पीछे से निकले जहां यारा बदल गई थी। यारा ने अब एक सुंदर लंबी, आसमानी नीली पोशाक पहनी थी जो उसकी प्राकृतिक त्वचा टोन और विशेषताओं को शानदार ढंग से पूरक कर रही थी। परिधि को बनाए रखने वाले 4 सावी योद्धा परिवर्तन से स्तब्ध दिख रहे थे। अपने अविश्वसनीय आत्मनियंत्रण और अनुशासन के बावजूद वे तुरंत अपनी आंखें दृष्टि से नहीं हटा सके। कई लोग अपनी प्रेमिका की असाधारण सुंदरता से पूरी तरह से मंत्रमुग्ध होकर नजर के बीच में जमे हुए खड़े थे। कुछ अजीब सेकंडों तक सामूहिक रूप से घूरने के बाद योद्धाओं को अंततः एहसास हुआ कि वे क्या कर रहे थे। उन्होंने खुद को अपनी स्तब्धता से बाहर निकाला और जल्दी से अपने गार्ड कर्तव्यों पर लौट आए। हालांकि मून ने देखा कि वे यारा की ओर कभी कभार नजरें डालते रहते थे, लेकिन पूरी तरह से देखने से खुद को रोक नहीं पाते थे। आदमी हमेशा आदमी ही रहेंगे, मून ने सिर हिलाते हुए सोचा। आप उस पोशाक में बहुत अच्छी लग रही हैं, मून ने तब ईमानदारी से कहा जब सेलीन ने यारा को अपने सामने पूरा घुमाया और परिधान को सभी कोनों से दिखाया।
धन्यवाद, यारा ने शर्मीले शांत स्वर में जवाब दिया। उसके गालों का रंग थोड़ा काला हो गया था, जो कि शायद नीली चमड़ी के कारण शर्माने के बराबर था। आप उसे रख सकते हैं, सेलीन ने गर्मजोशी से कहा। इसे मेरी ओर से तुम्हारे लिए एक उपहार समझो। बाद में जब विधर्मियों के साथ सब कुछ सुलझ जाएगा तो मैं तुम्हें कुछ अतिरिक्त कपड़े भी दूंगा। यारा की आंखें प्रसन्नता से चौड़ी हो गईं। वास्तव में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उसने तुरंत सेलीन को कसकर गले लगा लिया। उसके भाव से सच्ची कृतज्ञता झलक रही थी। सेलीन ने हंसते हुए गर्मजोशी से गले लगाया। उनके अलग होने के बाद सेलीन ने यारा को सलाह दी, बस याद रखें, यह विशेष पोशाक युद्ध स्थितियों के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। कपड़ा कार्यात्मक होने के बजाय सजावटी है, इसलिए यदि लड़ाई छिड़ जाए तो सावधान रहें। यारा ने समझने में जोर से सिर हिलाया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसे पहनकर प्रभावी ढंग से लड़ना बहुत मुश्किल होगा। मुझे अपने नियमित कपड़े वापस पहनने चाहिए। मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, सेलीन ने पहले से ही पीछा करते हुए कहा। यदि आपके बदलते समय कुछ भी घटित हो जाए। दोनों युवतियां फिर चली गईं। वे कुछ ही समय बाद वापस लौट आए और मून ने तुरंत उनकी गतिशीलता में बदलाव को नोटिस किया। सेलीन और यारा अब बहुत करीब दिखाई दे रहे थे, जैसे कि वे कल ही मिले लोगों के बजाय आजीवन दोस्त रहे हों। उनकी शारीरिक भाषा से एक दूसरे के प्रति उनकी सहजता का पता चला। प्रजाति या संस्कृति से कोई फर्क नहीं पड़ता, महिलाएं कुछ मिनटों के साझा फैशन अनुभवों के बाद स्पष्ट रूप से करीबी दोस्त बन सकती हैं, मून ने आंतरिक मनोरंजन के साथ सोचा। अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए लगभग 10 मिनट तक आराम करने के बाद समूह ने अपना शिकार फिर से शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने उसी क्षेत्र में रहने के बजाय जानबूझकर स्थान बदल दिया। इस कदम से दोहरे उद्देश्य पूरे हुए। सबसे पहले वे एक पूर्वानुमेय स्थिति में रहने से बचना चाहते थे, जहां हेरिटिक स्काउट्स अंततः उनका पता लगा सकते थे। दूसरा, उन्हें नए शिकार स्थलों की आवश्यकता थी, क्योंकि जब उन्होंने पहली बार शिकार करना शुरू किया था तब की तुलना में स्थानीय जानवरों की आबादी काफी कम हो गई थी। इस द्वीप पर रहने वाले जीव खतरे को पहचानने के लिए स्पष्ट रूप से काफी बुद्धिमान थे। एक ही सामान्य क्षेत्र में अपनी तरह के कई लोगों के मारे जाने के बाद बचे हुए जानवर अब खून की गंध की ओर बिना सोचे समझे नहीं भाग रहे थे। उन्होंने सावधानी बरतनी सीख ली और शिकार के मैदानों से पूरी तरह बचना शुरू कर दिया। संभावित खतरों और आशाजनक लक्ष्यों दोनों के प्रति सतर्क रहते हुए यारा ने समूह को एक अलग तटीय क्षेत्र की ओर ले जाया, जिसकी सिफारिश सावी प्रमुख ने की थी। इस बीच सावी गांव में मुख्य नेता और उनके लोग बड़ी ताकत के साथ पहुंचे विधर्मियों का सामना कर रहे थे। संख्या में अधिक होने के बावजूद उनके चेहरे पर कोई डर नहीं दिख रहा था। सावी प्रमुख प्रभुत्व और अधिकार की मुद्रा में अपना सिर ऊंचा उठाए और अपनी छाती आगे की ओर झुकाए खड़ा था। उसके पीछे उसके योद्धा खड़े थे, सभी अपने हथियार लहरा रहे थे, जरूरत पड़ने पर मौत से लड़ने के लिए तैयार थे। विधर्मी नेता ने आक्रमणकारियों के सटीक स्थान को जानने के लिए अपनी कठोर भाषा में मांग करते हुए जहर उगल दिया। उनके कई अधिक आक्रामक अनुयायियों ने हिंसा शुरू करने के लिए उत्सुक होकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उन्हें तीखे इशारे से रोक दिया, जिससे वे पीछे हट गए। विधर्मी नेता ने वास्तविकता को भली प्रकार समझा। एक बार जब लड़ाई गंभीर रूप से शुरू हो गई तो दोनों तरफ से कई लोग मारे जाएंगे। वह तुरंत रक्तपात का सहारा लेने के बजाय मनोवैज्ञानिक दबाव के माध्यम से सावी प्रमुख को डराना चाहता था, जिससे दोनों गुट कमजोर हो जाते। सावी प्रमुख ने शांति से लेकिन दृढ़ता से जवाब दिया। उनके स्वर में कोई डर नहीं दिख रहा था। उन्होंने विधर्मी नेता से सीधे कहा कि गांव में अब मनुष्य मौजूद नहीं हैं। वे उस सुबह पहले टकराव के बाद चले गए थे और अपने मेजबानों पर विनाश लाने के बजाय वहां से चले जाने का विकल्प चुना। विधर्मी नेता की भौहें गहरी हो गईं, उसकी आंखें संदेह से सिकुड़ गईं। उन्हें यकीन था कि सावी प्रमुख बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगे। विभाजन से पहले यह उनके पूर्वजों का तरीका था, एक सांस्कृतिक मूल्य जिसे विधर्मियों ने भी अनिच्छा से स्वीकार किया था। सावी ने इसे बनाए रखा। मुखिया के शब्द निस्संदेह सत्य थे।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि चूक या छिपे एजेंडे के माध्यम से धोखा नहीं दिया गया था। विधर्मी नेता यह भी जानता था कि सावी प्रमुख अपने सम्मानित अतिथियों को बिना सुरक्षा के नहीं छोड़ेगा। उसने किसी तरह उनकी मदद की होगी, उन्हें प्रभावी ढंग से छिपने के लिए संसाधन या मार्गदर्शन प्रदान किया होगा। विधर्मी नेता तेजी से अपने योद्धाओं की ओर मुड़े और उनकी भाषा में भौंकते हुए आदेश दिया कि वे पूरे गांव की अच्छी तरह से तलाशी लें। सावी योद्धा तुरंत अपने क्षेत्र के इस उल्लंघन को रोकने के लिए तैयार होकर अवरोधन के लिए आगे बढ़े। लेकिन मुखिया ने एक हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। उसकी अभिव्यक्ति अपठनीय थी। उसकी आंखें अविचल तीव्रता के साथ सीधे विधर्मी नेता की नजरों में चली गईं और एक मूक संदेश संप्रेषित किया, जो कुछ भी आप चाहते हैं उसे खोजें, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। विधर्मी पूरी बस्ती में फैल गए, आपूर्ति, आवास के अंदरूनी हिस्सों की जांच करने, भंडारण क्षेत्रों और छिपे हुए स्थानों की जांच करने लगे। उनकी खोज त्वरित और गहन थी, कोई भी कोना अछूता नहीं बचा था। इसके छोटे आकार को देखते हुए पूरे गांव की खोज करने में ज्यादा समय नहीं लगा। उन्हें इसके भीतर आक्रमणकारियों का कोई निशान नहीं मिला। कोई छिपा हुआ कमरा नहीं, कोई संदिग्ध अनुपस्थिति नहीं, कोई उपकरण या सामान नहीं जो किसी मानवीय उपस्थिति का संकेत देता हो। एक बार जब खोज दलों ने विधर्मी नेता को अपने निष्कर्षों की सूचना दी, तो उन्होंने विफलता पर ध्यान देने में समय बर्बाद नहीं किया। उसने स्पष्ट घृणा के साथ उपहास किया, फिर अचानक मुड़ गया और व्यर्थ रक्तपात से बचते हुए अपनी सेना को गांव से दूर ले जाना शुरू कर दिया। सावी योद्धाओं ने कमजोरी या राहत दिखाने से इनकार करते हुए अंतिम विधर्मी के चले जाने तक अपनी रक्षात्मक स्थिति बनाए रखी। मुख्य सावी बस्ती से दूर संभावित पर्यवेक्षकों की भनक से बचकर विधर्मी मुखिया का निकटतम सहायक धूर्त भाव से उसके पास आया। वह करीब आया और सीधे नेता के कान में कुछ फुसफुसाया। उसके स्वर से बहुमूल्य बुद्धिमत्ता का पता चल रहा था। सहायक ने जो भी जानकारी दी, उसे सुनकर विधर्मी प्रमुख की अभिव्यक्ति पूरी तरह से बदल गई। वह अनियंत्रित रूप से हंसा, इस रहस्योद्घाटन पर अपनी खुशी और संतुष्टि को दबा नहीं सका। उसने सहायक के कंधे को मजबूती से पकड़कर उसकी प्रशंसा की, चतुर अवलोकन से स्पष्ट रूप से प्रसन्न हुआ। तब विधर्मी मुखिया ने अपना हथियार ऊंचा उठाया और अपना पारंपरिक युद्ध मंत्र शुरू किया। वो संपूर्ण विधर्मी सेना ने तुरंत एक सुर में मंत्र दोहराना शुरू कर दिया। उनकी आवाजें जंगल में फैल गईं। वो फिर विधर्मी मुखिया ने नए आदेश दिए और उसकी सेना ने तुरंत दिशा बदल दी। वे कई छोटे समूहों में विभाजित हो गए। प्रत्येक ने जंगल के माध्यम से अलग अलग मार्ग अपनाए, स्पष्ट रूप से सहायक द्वारा प्रदान की गई विशिष्ट खुफिया जानकारी पर कार्य किया। सहायक का अवलोकन बेहद सरल था। यारा, सावी कबीले की सबसे सम्मानित युवती, टकराव के दौरान कहीं नहीं देखी गई थी। न ही कबीले के कई सबसे मजबूत योद्धा थे जिन्हें ऐसी महत्वपूर्ण मुठभेड़ के लिए उपस्थित होना चाहिए था। ध्यान देने वाले किसी भी व्यक्ति को उनकी अनुपस्थिति अखर रही थी, जिसका मतलब था कि वे कहीं और थे, कहीं न कहीं महत्वपूर्ण किसी चीज या किसी व्यक्ति की रक्षा करना। विधर्मियों के पास अब अनुसरण करने के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य था। इसलिए वे एक उद्देश्य के साथ जंगल में चले गए, छिपे हुए मनुष्यों का शिकार करने के लिए जिन्होंने उनकी पवित्र भूमि का उल्लंघन किया था। अध्याय 136 चंद्र। आप स्तर 24 पर पहुंच गए हैं। नाम चंद्रमा। जाति मानव। वर्ग वर्गहीन। स्तर 24 3%। जीवन 6951। ताकत 37, चपलता 37, संविधान 42, मन 57, सभी आंकड़ों के लिए +5। विशेषता अंक 0। कौशल मौलिक हमला 5 तत्वों की आत्मीयता, दृढ़ता, चांदी की त्वचा, प्रज्वलित करना। प्रतिभा ग्रिम रीपर। क्लास कौशल क्लास स्लॉट 0/1। ठीक है, मैं आखिरकार उस तक पहुंच गया, मून ने संतुष्टि के साथ घोषणा की। चलो रात बिताने के लिए हमारे आश्रय स्थल की ओर चलें। लूनारिस में पहले ही अंधेरा छा चुका था। यारा ने इस द्वीप क्षेत्र के लिए जिस नाम का उल्लेख किया था, चंद्रमा ने जानबूझकर आश्रय मांगने में देरी की थी क्योंकि वह 24 मील के स्तर के बहुत करीब था।
स्तर 23 और 24 के बीच का अंतर अच्छा था, जिससे वह महत्वपूर्ण स्तर 25 विकास सीमा के एक कदम करीब आ गया। समूह को उस आश्रय स्थान तक पहुंचने में अधिक समय नहीं लगा जिसे यारा ने अपनी प्रारंभिक स्काउटिंग के दौरान पहले चुना था। यह स्थल एक आश्चर्यजनक रूप से विशाल गुफा प्रणाली थी जो एक चट्टानी पहाड़ी पर स्थित थी। इसका प्रवेश द्वार आंशिक रूप से घने वनस्पतियों और बड़ी चट्टानों से छिपा हुआ था, जिससे इसे देखना बेहद मुश्किल हो जाता था जब तक कि आप यह नहीं जानते थे कि वास्तव में कहाँ देखना है। चंद्रमा और अन्य लोगों ने भी बड़ी चट्टानों में से एक को वहां से हटाकर गुफा के प्रवेश द्वार को बंद कर दिया। चट्टान पूरी तरह से फिट है, बाहर के लोगों के लिए जगह से बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा है। आंतरिक भाग सूखा था, हवा और बारिश से सुरक्षित था। मिराज सहित उन सभी सातों को आराम से समायोजित करने के लिए पर्याप्त जगह थी। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। यारा और 4 सावी योद्धाओं ने तुरंत पूरी निगरानी रखने की पेशकश की और जोर देकर कहा कि मून और सेलीन को पूरी रात बिना किसी चिंता के सोना चाहिए। लेकिन मून और सेलीन दोनों ने इस उदार प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मून ने घंटों के अवलोकन के माध्यम से पहले ही सत्यापित कर लिया था कि ये लोग बिना किसी छिपे एजेंडे या गुप्त उद्देश्यों के वास्तव में मेहमानवास थे। उनकी दयालुता पूर्णतः सच्ची प्रतीत हुई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मून उनकी और सेलीन की आराम करते समय पूरी रात जागकर रक्षा करने के लिए उन्हें मजबूर करके उनकी उदारता का पूरा फायदा उठाना चाहता था। उन्होंने पहले से ही मून और सेलीन के साथ असाधारण रूप से अच्छा व्यवहार किया था। भोजन, सुरक्षा, मार्गदर्शन प्रदान करना और उनकी ओर से विधर्मियों के साथ संघर्ष का जोखिम उठाना। कई मिनटों के सम्मानजनक लेकिन दृढ़ आग्रह के बाद मून और सेलीन ने आखिरकार साबी को घूमने वाली घड़ी के शेड्यूल को स्वीकार करने के लिए मना लिया, जहां सभी को शिफ्ट में जाना था और पर्याप्त आराम करना था। उन्होंने गुफा के अंदरूनी हिस्से में सूखी लकड़ी का उपयोग करके एक छोटा सा कैंप फायर स्थापित किया, जिससे न्यूनतम धुआं पैदा होता था। मून ने दिन के शिकार के दौरान काटे गए केकड़े के कुछ मांस को पकाया, जिससे पूरे समूह के लिए उचित भोजन तैयार हो गया। खाना पकाने की गंध को बाहर जाने से रोकने और संभावित रूप से खतरनाक राक्षसों को आकर्षित करने या हेरेटिक ट्रैकर्स के अनुसरण के लिए एक स्पष्ट निशान छोड़ने से रोकने के लिए चंद्रमा ने सावधानीपूर्वक अपने वायु तत्व को प्रसारित किया। उन्होंने सूक्ष्म वायु धाराओं का निर्माण किया, जिसने सभी सुगंधित धुएं को प्रवेश द्वार से बाहर निकलने की अनुमति देने के बजाय गुफा प्रणाली के आंतरिक मार्गों में गहराई तक निर्देशित किया। रात चुपचाप बीत गई, कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं घटी। गुफा के भीतर हर किसी को आने वाले दिन में आने वाली किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पर्याप्त आराम मिल चुका था। धीरे धीरे भोर हुई और हल्की धूप उन छोटी छोटी दरारों से छनने लगी जो प्राकृतिक कटाव ने उस विशाल चट्टान के चारों ओर छोड़ दी थी, जिसे उन्होंने गुफा के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने के लिए रखा था। चंद्रमा और अन्य लोगों ने धीरे धीरे सावधानी से चट्टान को एक तरफ हटाना शुरू किया और साथ ही आसपास के किसी भी शत्रु प्राणी या खतरे के लिए बाहरी वातावरण को स्कैन करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने भारी पत्थर को हटाया, जिससे एक चौड़ी खाई बन गई, अचानक बाहर कहीं से क्लिक और फुसफुसाहट की एक अलग आवाज उनके कानों में प्रवेश कर गई। यारा और सावी योद्धाओं पर ध्वनि का प्रभाव बड़ा था। वे बीच बीच में ठिठक गए, उनके शरीर युद्ध के लिए तैयार मुद्रा में आ गए, आंखें खतरे से चौड़ी हो गईं। जल्दी करो, इसे वापस रखो। वे यहाँ हैं, यारा ने तुरंत फुसफुसाया। घबराहट में उसकी आवाज धीरे धीरे टूट रही थी। चंद्रमा ने संकोच नहीं किया या प्रश्न नहीं पूछा। उसने तुरंत अपने पृथ्वी तत्व को जादुई हेरफेर और कच्ची शारीरिक शक्ति दोनों का उपयोग करके विशाल चट्टान को उसकी अवरुद्ध स्थिति में वापस धकेलने में मदद की। सेलीन और सावी योद्धाओं ने अपनी ताकत बढ़ा दी और 1 सेकंड के भीतर प्रवेश द्वार को फिर से सील कर दिया गया। हर व्यक्ति ने अपनी सांसें रोक लीं और ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि गुफा के अंदरूनी हिस्से में पूरी तरह सन्नाटा छा गया था। उनके सीने में दिल की धड़कनें गड़गड़ाने लगीं, क्योंकि हर गुजरते सेकंड के साथ तनाव बढ़ता गया। खोज की संभावना जल्लाद के ब्लेड की तरह लटक रही थी जो गिरने के लिए तैयार थी। बाहर क्लिक और फुसफुसाहट की आवाजें तेज हो गईं। स्पष्ट रूप से संचार में कई आवाजें लगी हुई थीं, हालांकि ये शब्द मून और सेलीन के लिए समझ से बाहर थे।
कई कदम छिपे हुए गुफा प्रवेश द्वार से आगे बढ़ गए, इतना करीब कि चंद्रमा घास और ढीले पत्थरों पर अलग अलग पैरों की खड़खड़ाहट सुन सकता था। एक आवाज उनके छिपने के स्थान के बाहर लगभग सीधे बात कर रही थी, जो उनसे केवल कुछ मीटर की दूरी पर थी। मून की अभिव्यक्ति तटस्थ थी। यदि युद्ध अपरिहार्य हो गया तो वह तुरंत अपने कर्मचारियों को बुलाने के लिए तैयार था। सेलीन की सांस इतनी उथली हो गई थी कि वह लगभग अदृश्य हो गई थी, उसका पूरा शरीर झरने की तरह कुंडलित हो गया था। सावी योद्धाओं ने अपने हथियारों को तीव्रता से पकड़ रखा था। यदि उनकी स्थिति से समझौता किया गया तो वे अपने जीवन को महंगी कीमत पर बेचने के लिए तैयार थे। बाहर की आवाजें 2-3 मिनट तक ही चलती रहीं। ऐसा लग रहा था कि आवाजें कुछ चर्चा कर रही थीं, इस बात पर बहस कर रही थीं कि आगे किस दिशा में खोजना है। फिर दयालुता से आवाजें दूर होने लगीं। जैसे जैसे खोज दल एक अलग दिशा में आगे बढ़ता गया, क्लिक करना और फुसफुसाहट कम होती गई। लेकिन गुफा में कोई भी नहीं हिला, पूर्ण शांति और स्थिरता बनाए रखी। 10 दर्दनाक मिनट बीत जाने के बाद भी बाहर से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। यारा ने आखिरकार फुसफुसाहट का जोखिम उठाया। वे निश्चित रूप से विधर्मी थे। जब हम शिकार कर रहे होते हैं या अभियान चला रहे होते हैं तो आपने जो क्लिक और फुसफुसाहट सुनी है वह हमारे लोगों के बीच संचार के सामान्य रूप हैं। चंद्रमा ने समझकर सिर हिलाया। उसने उसकी घबराई हुई प्रतिक्रिया से बहुत कुछ अनुमान लगा लिया था, लेकिन वह अभी भी एक बात के बारे में उत्सुक था। आप कैसे निश्चित हो सकते हैं कि वे विधर्मी थे बजाय इसके कि आपके अपने लोग बोलना शुरू करने से पहले हमें खोज रहे थे? आपका कबीला भी देख सकता है। यारा ने तुरंत पूर्ण विश्वास के साथ अपना सिर हिलाया। विधर्मी अपने ध्वनि पैटर्न में बहुत अधिक आक्रामक होते हैं। यहां तक कि जब वे शांत रहने की कोशिश कर रहे होते हैं तब भी उनके स्वर में जहर होता है, मानो हर ध्वनि के साथ उनकी जीभ से जहर उगल रहा हो। हमारे लोग शिकार के दौरान भी गर्मजोशी के साथ बात करते हैं। एक बार जब आप दोनों को सुन लेते हैं तो अंतर स्पष्ट हो जाता है। मुझे उन्हें पहचानने के लिए उनके द्वारा बोले गए शब्दों को सुनने की जरूरत नहीं है। 4 सावी योद्धा यारा की ओर मुड़े और अपनी मूल भाषा में तेजी से बोलने लगे। उनके भाव गंभीर थे और उनके हाथ के इशारे जरूरी थे। क्या आपको कहानियां और ऑडियो बुक्स पसंद हैं? तो जुड़िए नॉवल एक्सप्लेनर से, जहां हर कहानी खास बनती है। अब समय की कोई कमी नहीं। कभी भी कहीं भी अपनी पसंदीदा कहानियां सुनें। आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट में अपनी पसंदीदा नॉवेल या कहानी का नाम लिखें। मैं 5 दिनों के अंदर उस नॉवेल सीरीज को अपलोड कर दूंगा। ध्यान दें, कुछ कहानियां 18+ दर्शकों के लिए हो सकती हैं। कृपया ईयरफोन लगाकर सुनें। अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 137 अब और छुपना नहीं। एक समाप्त होने के बाद यारा ने गहरी सांस ली और मून और सेलीन के लाभ के लिए उनकी चर्चा का अनुवाद किया। वे कह रहे हैं कि हमें उम्मीद नहीं थी कि विधर्मी इतनी जल्दी अपनी खोज शुरू कर देंगे, और हमने निश्चित रूप से यह उम्मीद नहीं की थी कि वे वास्तव में हमारे स्थान का पता लगाने के इतने करीब पहुंचेंगे। उसकी आवाज में अब वास्तविक चिंता झलक रही थी। उन्हें कुछ पता चल गया होगा। शायद उन्होंने देखा होगा कि गांव में कोई मौजूद नहीं था। उन्होंने संभवतः रात में जब हम सो रहे थे तब अपनी संगठित खोज शुरू की थी, जिसका मतलब है कि वे पहले से ही घंटों से हमारा शिकार कर रहे थे। योद्धाओं में से एक ने फिर से बात की और अनुवाद करते समय यारा की अभिव्यक्ति और भी गहरी हो गई। विधर्मी सामान्य से कहीं अधिक दृढ़ हैं। यह उनके लिए भी सामान्य व्यवहार नहीं है। वे वास्तव में आप दोनों को पकड़ना या मारना चाहते हैं। उनका धार्मिक उत्साह खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है। हमें अपनी योजनाओं को पूरी तरह से बदलने की जरूरत है, सेलीन ने दृढ़ता से कहा। उसका दिमाग पहले से ही उनकी स्थिति का पुनर्मूल्यांकन कर रहा था। जब तक वे हार नहीं मान लेते तब तक छिपने की हमारी मूल रणनीति अब व्यवहार्य नहीं है। वे कई टीमों के साथ क्षेत्र की गहन खोज कर रहे हैं। अंततः वे केवल दृढ़ता और उन्मूलन की प्रक्रिया के माध्यम से हमें ढूंढ लेंगे। यारा ने सहमति में सिर हिलाया।
हालांकि उसके चेहरे पर अनिश्चितता साफ झलक रही थी। हमें आंदोलन पर विचार करने से कम 1 घंटे तक यहाँ इंतजार करना चाहिए। जो खोज दल अभी गुजरा है वह तुरंत इस सटीक क्षेत्र में वापस नहीं आएगा। वे अपनी खोज जारी रखेंगे, लेकिन अगर हम बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं तो हम सीधे किसी अन्य टीम से टकरा सकते हैं जो पीछे रह गई है। मून उस योजना से संतुष्ट नहीं थे। इंतजार करने का मतलब था फंस जाना, पहल पूरी तरह से अपने दुश्मनों को दे देना। मून ने शांत लेकिन तीव्रता से कहा, हम यहाँ सिर्फ यह उम्मीद करते हुए नहीं बैठ सकते कि वे हमें याद करेंगे। वे शिकार कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि हर घंटे जब हम प्रतीक्षा करते हैं वे अधिक छिपने के स्थानों को खत्म करते हैं और जाल को मजबूत करते हैं। आखिरकार हमारी किस्मत खत्म हो जाती है। आपका क्या सुझाव है? सावी योद्धाओं में से एक ने यारा के अनुवाद के माध्यम से पूछा। मून का दिमाग विकल्पों पर विचार करने लगा और संभावित लाभों के मुकाबले जोखिमों को तौलने लगा। मून ने कहा, हमें उनकी संख्या, उनके खोज पैटर्न को जानना होगा, और क्या उनके पास हमें विशेष रूप से ट्रैक करने का कोई तरीका है, या क्या वे बस आंख बंद करके खोज रहे हैं? उस जानकारी के बिना हम पूर्ण अंधकार में निर्णय ले रहे हैं। उसने सभी योद्धाओं की ओर देखा। क्या आप में से कोई बिना पहचाने स्काउटिंग कर सकता है? उनके कार्यों को देखने के लिए पर्याप्त करीब पहुंचें। योद्धाओं ने एक दूसरे पर नजरें डालीं, वे इस विचार से स्पष्ट रूप से असहज थे। यह संभव है, यारा ने सबसे बड़े योद्धा के लिए अनुवाद किया। लेकिन बेहद खतरनाक। विधर्मी इस इलाके को हमारी तरह ही जानते हैं, और अगर कोई स्काउट पकड़ा जाता है तो वे जानकारी के लिए उन्हें प्रताड़ित कर सकते हैं। इससे पहले कि वे आगे बहस करते, बाहर से नई आवाजें आईं। यह एक और विधर्मी खोज दल था जो एक नई दिशा से आ रहा था। जब हर कोई फिर से स्तब्ध हो गया तो चंद्रमा ने पूरी तरह से चुप रहने का इशारा किया। विधर्मी अपना खोज जाल कड़ा कर रहे थे और समय खत्म होता जा रहा था। प्रतीक्षा करने और तत्काल पता लगाने से बचने के अलावा कोई व्यवहार्य विकल्प नहीं होने के कारण मून ने अनिच्छा से किसी भी गतिविधि का प्रयास करने से पहले एक अतिरिक्त घंटे तक छिपे रहने के यारा के सुझाव का पालन करने का निर्णय लिया। इस तनावपूर्ण प्रतीक्षा अवधि के दौरान मून ने द्वीप और आसपास के भूगोल के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए यारा को शांत बातचीत में शामिल किया। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखीं। आसपास कोई अन्य द्वीप नहीं था जिसके बारे में सभी लोगों ने कभी खोजा हो या जिसके बारे में जानते हों। जब से उनकी आरंभिक सामूहिक स्मृतियां विस्तारित हुईं, वे लूनारिस पर ही रहे। उनके पिता यहाँ रहते थे और उनसे पहले उनके पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी इस एकल भूभाग तक ही सीमित थे। उन्होंने कभी भी यहाँ से निकलने की जहमत नहीं उठाई। उन्हें डर था कि ग्रेट गोल्डन फिश से मिली उनकी सुरक्षा अब नहीं रहेगी और वे दाता की वापसी को याद नहीं करेंगे। उस जानकारी की पुष्टि के साथ चंद्रमा लगभग निश्चित हो गया कि इस द्वीप के पास ही इस क्षेत्र को साफ करने की कुंजी है। पूर्णता की स्थिति, चाहे वह कुछ भी हो, बाहरी स्थानों की यात्रा की आवश्यकता के बजाय लूनारिस पर कहीं न कहीं मौजूद थी। एक बार जब 1 घंटा अंततः उनके आसपास के क्षेत्र में किसी भी विधर्मी गतिविधि के बिना बीत गया तो चंद्रमा ने संकेत दिया कि यह स्थानांतरित होने का समय था। समूह ने दिन के उजाले में उभरने से पहले अच्छी तरह से जांच करते हुए एक बार फिर से सावधानीपूर्वक बोल्डर को एक तरफ स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने उस दिशा को चुना जिसे यारा ने इलाके के बारे में अपने ज्ञान और संभावित विधर्मी खोज पैटर्न के आधार पर सबसे सुरक्षित माना। फिर जंगल के माध्यम से सावधानी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उनकी अगली स्थिति तक की यात्रा में लगभग 1 घंटे की सावधानीपूर्वक यात्रा करनी पड़ी। सौभाग्य से यात्रा के दौरान उन्हें किसी विधर्मी गश्ती दल का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि उनका सामना कई खतरनाक जानवरों से हुआ। सेलिन ने 22 स्तर की ओर अपनी प्रगति जारी रखने के लिए कुछ स्तर 22 और 23 प्राणियों को शामिल करने और मारने का अवसर लिया। समय लगने और संभावित शोर के बावजूद चंद्रमा ने उसे नहीं रोका। आने वाले अपरिहार्य टकराव के लिए ताकत नितांत आवश्यक थी। प्रत्येक स्तर प्राप्त हुआ, प्रत्येक विशेषता बिंदु जमा हुआ, उनके जीवित रहने की संभावना में सुधार हुआ। जबकि मून व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत लड़ाकों के रूप में विधर्मियों से डरते नहीं थे,
उनके कौशल और अनुभव ने उन्हें एक पर एक या छोटे समूह के मुकाबलों में आत्मविश्वास दिया। जो चीज उन्हें वास्तव में खतरनाक बनाती थी वह थी उनकी बड़ी संख्या और उनका उच्च स्तर, विशेषकर अपने घरेलू इलाके में लड़ना, जहां उनके पास हर तरह का लाभ था। जब समूह अंततः उस स्थान पर पहुंच गया जिसे यारा ने अपने अगले छिपने के स्थान के रूप में चुना था, तो उसने तुरंत सुझाव दिया कि उन्हें खुद को फिर से छिपाना चाहिए और विधर्मी खोज के इस क्षेत्र से आगे बढ़ने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मून ने तुरंत असहमति में अपना सिर हिलाया। उनके दृष्टिकोण के दौरान उन्होंने स्थानीय जानवरों की आबादी को देखा। इस क्षेत्र में बहुस्तरीय 24 जीव निवास करते हैं और संभवतः इसमें कई स्तरीय 25 नमूने शामिल हैं। यह उसके और सेलीन दोनों के लिए एक उत्कृष्ट शिकारगाह थी। उसने अपना शेष समय इस छिपे हुए क्षेत्र में शिकार की तरह छिपकर बिताने से बिल्कुल इनकार कर दिया। चंद्रमा इतना मजबूत होना चाहता था कि वह किसी भी विधर्मी को मार सके जो परिणाम या नुकसान की चिंता किए बिना उसके सामने आने का साहस करता था। वह जबरदस्त शक्ति चाहता था जिससे उनकी संख्या अप्रासंगिक हो जाए। पृथ्वी पर रिक्टर परिवार के प्रतिनिधि ओलिवर स्नैक का सामना करते समय उसने असहायता की जो भावनाएं अनुभव की, उसने और अधिक शक्ति के लिए गहरी भूख को प्रज्वलित कर दिया था। उस मुठभेड़ ने उसे क्रूर वास्तविकता दिखा दी थी। राजनीतिक संबंध और पारिवारिक समर्थन उसकी व्यक्तिगत ताकत के बावजूद उसे धमकी दे सकता था, क्योंकि उसके पास धमकियों को अर्थहीन बनाने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं थी। छुपने से उसका दिल कमजोर हो जाएगा और उसकी प्रगति धीमी हो जाएगी। आराम और सुरक्षा विकास के दुश्मन थे। अध्याय 138 अब और छुपना नहीं 2। इसके अतिरिक्त चंद्रमा 25वें स्तर तक पहुंचना और अपने वर्ग विकास कार्यों को प्राप्त करना चाहता था। शायद इस दायरे में अपने लंबे प्रवास के दौरान वह उन कार्यों को पूरा कर सके, या यदि सभी नहीं तो कम से कम कुछ पर पर्याप्त प्रगति कर सके। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। अवेकन से इवॉल्वर तक का विकास एक विशाल शक्ति वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। एक बार जब वह उस सीमा को पार कर गया तो विधर्मी खतरनाक खतरों से प्रबंधनीय बाधाओं में बदल जाएंगे, जिनसे सावधानी पूर्वक योजना बनाकर निपटा जा सकता था। हम अब और नहीं छिपेंगे, मून ने यारा से दृढ़ता से कहा। इस क्षेत्र में मजबूत जानवर हैं जिनका हमें शिकार करने की आवश्यकता है। सेलीन और मैं ताकत हासिल करना जारी रखेंगे। आप चाहें तो छिप सकते हैं या विधर्मी गश्ती दल के लिए परिधि पर निगरानी रख सकते हैं, जो भी आप चाहें। हम इसके लिए आपका मूल्यांकन नहीं करेंगे, आपने हमारी काफी मदद की है। यारा अनिश्चित लग रही थी, स्पष्ट रूप से जोखिम के बारे में चिंतित थी। लेकिन चंद्रमा, अगर तुम जानवरों से लड़ते हुए विधर्मी हमें ढूंढ लेते हो तो तुम घिर जाओगे और असुरक्षित हो जाओगे। मैं आपकी चिंता को समझता हूं, यारा। मैं वास्तव में समझता हूं। लेकिन छिपने से हमें अस्थायी सुरक्षा के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता है, जो अंततः तब विफल हो जाएगा जब वे हर संभावित स्थान को खत्म कर देंगे। उसने अटल निश्चय के साथ उसकी आंखों से मुलाकात की। मैं अपनी चरम शक्ति के साथ उनका सामना करना पसंद करूंगा। छिपने के बजाय शिकार करने में बिताया गया हर घंटा हमारे जीवित रहने की संभावनाओं को बेहतर बनाता है, जब टकराव अनिवार्य रूप से आता है। सेलीन ने सहमति में सिर हिलाया। चंद्रमा सही है। हम हमेशा के लिए संघर्ष से बचकर नहीं जीत सकते। हमें इतना मजबूत बनने की जरूरत है कि जब वे हमें ढूंढ लें और अंततः वे हमें ढूंढ लें तो हम वास्तव में बिना घिरे हुए अपना रास्ता निकाल सकें। सावी योद्धाओं ने यारा का अनुवाद सुना, फिर सबसे बड़े के बोलने से पहले आपस में नजरें मिलाईं। यारा ने उनके शब्दों का अनुवाद किया। योद्धा कहते हैं, आप परोपकारी की तरह लड़ते हैं। छिपने के माध्यम से सुरक्षा के बजाय हमेशा चुनौती के माध्यम से ताकत की तलाश करते हैं। वह उस दृष्टिकोण का सम्मान करते हैं, भले ही वह खतरनाक हो। चंद्रमा ने योद्धा को सम्मानजनक सिर हिलाया। फिर दुश्मनों पर नजर रखते हुए प्रभावी ढंग से शिकार करने में हमारी मदद करें। इसी तरह हम सभी इससे बचे रहते हैं। यारा ने आह भरी लेकिन अंततः स्वीकृति में सिर हिलाया। ठीक है।
हम एक परिधि स्थापित करेंगे और अगर विधर्मी आपके पास आते हैं तो तुरंत आपको सचेत करेंगे। लेकिन कृपया मून सेलिनगर, हम चेतावनी संकेत देते हैं तो तुरंत अलग होने के लिए तैयार रहें। आपको यह मिल गया, मून ने पुष्टि की। सावी योद्धा एक रक्षात्मक परिधि बनाने के लिए फैल गए, जबकि मून और सेलीन ने उपयुक्त शिकार के लिए क्षेत्र को स्कैन करना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में उन्होंने एक लेवल 24 जानवर की पहचान कर ली, एक विशाल सरीसृप प्राणी जो मोटे बख्तरबंद तराजू से ढका हुआ था, जो एक असामान्य सुनहरे भूरे रंग की चमक के साथ चमक रहा था। मून सेलीन की ओर मुड़ा और निर्णायक रूप से सिर हिलाया। यह तुम्हारा है, उसने सरलता से कहा। सेलीन के चेहरे पर एक प्रतिस्पर्धी मुस्कुराहट आ गई, उसकी आंखें प्रत्याशा से चमक उठीं। धन्यवाद। जैसे ही उसने सरीसृप प्राणी के खिलाफ अपना प्रारंभिक जांच मंत्र देना शुरू किया, चंद्रमा और सेलीन दोनों इसकी प्रदर्शित क्षमता और कच्ची ताकत से तुरंत आश्चर्यचकित हो गए। अब तक इस क्षेत्र में जिन अधिकांश जानवरों को खत्म किया गया है, उनके विपरीत इस विशेष प्राणी में एक मौलिक समानता थी, जिसने इसे स्वचालित रूप से ए रैंक खतरे के वर्गीकरण में बढ़ा दिया। सरीसृप द्वारा संचालित तत्व कोई साधारण या सामान्य नहीं था। यह अनोखा था, शक्तिशाली जानवरों के बीच भी इसका सामना करना अपेक्षाकृत दुर्लभ था। प्राणी की आत्मीयता रेत से छेड़छाड़ थी। युद्ध शुरू होते ही चंद्रमा और सेलीन दोनों के लिए रेत तत्व की ताकत तुरंत स्पष्ट हो गई। यद्यपि इसे अद्वितीय के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यह मौलिक पदानुक्रम में मध्यवर्ती तत्वों के बजाय बुनियादी तत्वों के पावर स्केलिंग के करीब था। अद्वितीय तत्वों को आमतौर पर उनके संबंधित रैंकिंग स्तरों के भीतर सबसे मजबूत माना जाता था। रेत तत्व तकनीकी रूप से मूल तत्व श्रेणी में आता है, लेकिन इसकी आक्रामक और रक्षात्मक बहुमुखी प्रतिभा ने इसे व्यक्तिगत रूप से उपयोग किए जाने पर आग, पानी, हवा या पृथ्वी जैसे मानक बुनियादी तत्वों की तुलना में काफी अधिक शक्तिशाली बना दिया है। फिर भी विशिष्ट बुनियादी तत्वों की तुलना में मजबूत होने के बावजूद रेत का हेरफेर बिजली जैसे मध्यवर्ती तत्वों की तुलना में स्पष्ट रूप से कमजोर था, जिसे चंद्रमा अपने 5 तत्व संबंध के माध्यम से इस्तेमाल कर सकता था। यह वास्तव में सेलीन के लिए एक अच्छा मैचअप है, मून ने उसे कई कोनों से प्राणी की ओर विभिन्न हमलों की बौछार करते हुए देखकर सोचा। हालांकि सरीसृप रेत को नियंत्रित कर सकता है, जो इसे एकल मूल तत्वों पर लाभ देता है, सेलीन के पास एक साथ 4 अलग अलग मूल तत्वों में हेरफेर करने की क्षमता है। वह बिल्कुल भी खुद को धोखा देने वाली नहीं है। युद्ध में सेलीन को देखना वास्तव में प्रभावशाली था। उसने अविश्वसनीय प्राकृतिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जैसे कि वह विशेष रूप से बिना किसी हिचकिचाहट या त्रुटि के जादू करने के लिए पैदा हुई हो। जिस तरह से उसने अपने 4 तत्वों के बीच तरलता से परिवर्तन किया, उद्घाटन बनाने के लिए आग का उपयोग किया, गतिशीलता बढ़ाने के लिए हवा, रक्षा के लिए पानी और नियंत्रण के लिए पृथ्वी का उपयोग किया, किसी एक तत्व पर भरोसा करने में निहित कमजोरियों को कवर किया। जब सरीसृप ने अपने आग के हमलों को रोकने के लिए संपीड़ित रेत की विशाल दीवारें खड़ी कीं, तो सेलीन ने तुरंत पानी में हेरफेर करना शुरू कर दिया, जिससे रेत की बाधाएं द्रवीभूत हो गईं, जिससे वे कमजोर हो गईं। जब इसने गोलियों की तरह उच्च वेग वाले रेत के गोले दागे, तो उसने हवा की बाधाओं से मुकाबला किया, जिससे हमलों का ध्यान भटक गया। जब उसने उसकी गति को फंसाने के लिए उसके पैरों के नीचे रेत पैदा करने की कोशिश की, तो उसने अपने मजबूत पैर बनाए रखने के लिए मिट्टी के मंच उठाए। जीव शक्तिशाली था और उसकी रेत से छेड़छाड़ बहुमुखी थी, लेकिन सेलीन के 4 तत्व शस्त्रागार ने उसे उसके द्वारा किए गए लगभग हर प्रयास का जवाब दिया। लड़ाई कठिन थी, कोई भी पक्ष जल्दी से निर्णायक बढ़त हासिल नहीं कर सका। सरीसृप के बख्तरबंद तराजू ने जबरदस्त सजा को अवशोषित कर लिया, और इसके रेत के हेरफेर ने लगातार समस्याएं पैदा की जिनके लिए रचनात्मक समाधान की आवश्यकता थी। लेकिन धीरे धीरे विधिपूर्वक सेलीन ने इसे खत्म कर दिया। सेलीन ने एक संकेंद्रित जलधारा फेंकी, जिससे कवच में एक गैप पाया गया। हमले से जानवर को चोट लगी और सेलेने ने एक शक्तिशाली आग का गोला भेजकर शुरुआत का फायदा उठाया, जिससे वह और भी घायल हो गया। गुर्राना। सरीसृप ने एक बार फिर हमला करने से पहले सेलीन को नफरत भरी निगाहों से देखा। वह सेलेन को अपनी रेत के नीचे दफनाने के अलावा कुछ नहीं चाहता था। लगभग 15 मिनट की लड़ाई के बाद
जिसमें सेलेन की उल्लेखनीय कौशल और सहन शक्ति दिखाई दी। सरीसृप प्राणी अंततः गिर गया, उसका जीवन समाप्त हो गया। सेलीन ने लेवल 24 सैंड रेप्टाइल को मार डाला है। सेलीन लाश के ऊपर खड़ी थी, जोर जोर से सांस ले रही थी, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति से स्पष्ट संतुष्टि झलक रही थी। फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि एक अधिसूचना सामने आई जिसे केवल वह देख सकती थी। मैं समतल हो गया, सेलीन ने अपने चेहरे पर सच्ची प्रसन्न मुस्कान बिखेरते हुए कहा। प्रगति की खुशी में थकान क्षण भर के लिए भूल गई। जवाब में चंद्रमा मुस्कुराया, वास्तव में उसकी उन्नति से प्रसन्न हुआ। बधाई हो। अध्याय 139 विधर्मियों को फंसाना 1। बस 22वें स्तर पर पहुंच गया। उस ए रैंक जानवर का अनुभव वास्तव में अच्छा था। ऐसे 2 या 3 और अच्छे झगड़े और मैं 23वें स्थान पर पहुंच जाऊंगा। सेलीन ने पुष्टि की, वह अभी भी अपनी प्रगति पर मुस्कुरा रही है। चंद्रमा ने सहमति में सिर हिलाया। आपने अच्छा संघर्ष किया। आपके मौलिक परिवर्तन निर्बाध थे। मैंने कम से कम 3 ऐसे क्षण गिने जहां एक कम कुशल जादूगर बुरी स्थिति में पकड़ा गया होगा, लेकिन आपने तुरंत अनुकूलन कर लिया। तारीफ के लिए सच्ची सराहना से सेलीन की मुस्कान नरम हो गई। धन्यवाद। मैंने वास्तव में आपको लड़ते हुए देखकर बहुत कुछ सीखा है। जिस तरह से आप तत्वों को अलग अलग उपयोग करने के बजाय अप्रत्याशित प्रभावों के लिए जोड़ते हैं। इससे पहले कि उनकी बातचीत जारी रह पाती, सावी योद्धाओं में से एक ने अपने ऊंचे स्थल से उनकी ओर एक छोटी सी चट्टान फेंकी, जो पूर्व निर्धारित चेतावनी संकेत था। हर कोई तुरंत चुप और सतर्क हो गया। यारा तेजी से पास आई, उसकी अभिव्यक्ति तनावपूर्ण और जरूरी थी। विधर्मी गश्त अभी तक करीब नहीं है, लेकिन इस दिशा में जा रहे हैं। हमारे पास इस क्षेत्र में पहुंचने से पहले शायद 5 मिनट का समय है। चंद्रमा ने सरीसृप के शव पर नजर डाली, फिर एक त्वरित सामरिक निर्णय लिया। सेलीन, शव को अपने स्थानिक भंडारण में रखें। बाकी सभी लोग छिपने की स्थिति ले लें। हम अब और नहीं भाग रहे हैं। आइए उन पर यहीं और अभी घात लगाएं। यारा ने तुरंत गहरी असहमति में अपना सिर हिलाया। यह बहुत खतरनाक है, चंद्रमा। उनकी संख्या वास्तव में बहुत अधिक है, लगभग 15 योद्धा, और हम कुल मिलाकर केवल 7 लोग हैं। यह प्रति व्यक्ति 2 दुश्मनों से अधिक है। जब हम आसानी से स्थानांतरित हो सकते हैं, तो ऐसे अनावश्यक जोखिम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मून बहुत देर तक यारा को देखता रहा, उसकी अभिव्यक्ति संकल्प के साथ कठोर होती गई। अगर तुम चाहो तो जा सकती हो, यारा। तुम और तुम्हारे योद्धा पहले ही हमारी काफी मदद कर चुके हैं। हम तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालने के लिए नहीं कहेंगे। लेकिन सेलीन और मैं इन विधर्मियों से लड़ने जा रहे हैं। हम हमेशा के लिए घिरे हुए शिकार की तरह भागते नहीं रह सकते। उनकी आवाज में पूर्ण विश्वास था। वे तभी और अधिक आक्रामक हो जाएंगे जब उन्हें एहसास होगा कि हम कमजोरों की तरह छुपे हुए हैं, सीधे उनसे मुकाबला करने से डरते हैं। आखिरकार वे हमें वैसे भी ढूंढ लेंगे, लेकिन हम लगातार पीछे हटने से थक जाएंगे और हतोत्साहित हो जाएंगे। बेहतर होगा कि हम अब अपनी पसंद की जमीन पर लड़े। चांद ने दृढ़ता से इशारा किया। सेलीन और मैं घात लगाने के लिए यहीं रुकेंगे। आपको और अन्य लोगों को जब तक संभव हो चले जाना चाहिए। यारा का पैर अचानक नीचे गिर गया। इस हरकत से हर कोई हैरान रह गया, जिसमें खुद यारा भी शामिल थी, जो अपनी प्रतिक्रिया से आश्चर्यचकित लग रही थी। ठीक है, हम रुक रहे हैं, यारा ने अचानक उग्र दृढ़ संकल्प के साथ घोषणा की। हमने आपको पहले ही बताया था, हम आपको अकेले लड़ने के लिए नहीं छोड़ेंगे। सावी कबीला सम्मानित अतिथियों को हमारे बिना खतरे का सामना करने के लिए नहीं छोड़ता। हम आपके साथ लड़ेंगे। जैसे ही वह मुड़ी और चारों योद्धाओं को संकेत दिया, तो उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल दृढ़ हो गई। उनकी अभिव्यक्तियां अधिक सतर्क और तनावपूर्ण हो गईं। स्पष्ट रूप से वे उस महत्वपूर्ण जोखिम को समझ रहे थे जिसे वे स्वीकार कर रहे थे, लेकिन चारों ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति व्यक्त की। हर कोई तुरंत अपने छिपने के स्थान पर चला गया, शिकारी बन गया और शिकार क्षेत्र में भटकने के लिए छिपकर शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था।
निकट आ रहे विधर्मियों से अनजान वे सीधे उसी लक्ष्य द्वारा बिछाए गए जाल में जा रहे थे जिसका शिकार वे पूरे एक दिन से अधिक समय से कर रहे थे। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। सीटी बजाओ, क्लिक करें। विशिष्ट विधर्मी संचार ध्वनियां कानों में प्रवेश कर गईं। जैसे जैसे गश्त करीब आ रही थी, लगातार तेज होती जा रही थी। वाशकेथ नर, एक आवाज उनकी कठोर भाषा में फुसफुसाई। थकल वोरशेन, दूसरे ने जवाब दिया, जिसके बाद आक्रामक क्लिकिंग ध्वनियां आईं। चंद्रमा अपनी छुपी। सेलीन की सांस पूरी तरह से नियंत्रित हो गई थी। उनके इंतजार के दौरान उसका मन ठीक हो गया था। वह लड़ने के लिए अच्छी स्थिति में थी, पहले से ही अपने शुरुआती स्पेल की तैयारी के लिए अपने मन को सक्रिय कर रही थी। 3 विधर्मी सीधे हत्या क्षेत्र में चले गए। उनकी हर गतिविधि पर नजर रखने वाली 7 जोड़ी आंखों से पूरी तरह से अनजान थे। बस कुछ और कदम, थोड़ा सा करीब। हमले का संकेत देने की तैयारी में चंद्रमा का हाथ फड़क उठा। 3, 2, 1, अभी। सेलीन और मून ने अपने पूर्वसम्मत आक्रमण अनुक्रम को सही समय के साथ निष्पादित किया। सबसे कम मैना उपयोग के साथ दुश्मन के हताहतों की संख्या को अधिकतम करने के लिए उन्होंने विनाशकारी तालमेल में अपनी मौलिक क्षमताओं को संयोजित करने का निर्णय लिया। सेलीन की स्थिति से पानी एक विशाल धार के रूप में फूटा, जिससे पूरे मैदान में बाढ़ आ गई और 3 विधर्मियों को अपनी चपेट में ले लिया, जो अचानक हुए हमले से पूरी तरह से बच गए थे। वे खुद को पूरी तरह भीगने से नहीं रोक पाए। पानी उनके कपड़ों में भीग गया और उनकी नीली त्वचा ढक गई। एक संक्षिप्त क्षण के लिए विधर्मियों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उनके लक्ष्य ने खुद को प्रकट कर दिया है। मनुष्यों में से एक, सेलीन, आखिरकार खुले में उनके सामने खड़ा था। उन्होंने जंगल के अन्य क्षेत्रों में तैनात अपने साथियों को चेतावनी संकेत भेजने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि कोई आवाज उनके गले से बाहर निकल पाती, चंद्रमा ने अपने विनाशकारी हमले का पीछा किया। उसके फैले हुए हाथ से बिजली की दांतेदार, कड़कड़ाती रेखाएं चमक उठीं, जिसने उनके बीच की दूरी को लगभग तुरंत ही ढक दिया। जिप जिप। बिजली और पानी के संयोजन ने एक भयानक परिणाम उत्पन्न किया, जिससे सहयोगी होने के बावजूद यारा और साबी योद्धा भी अनैच्छिक भय में डूब गए। अध्याय 140, विधर्मियों को फंसाना 2। विधर्मियों के शरीर पर पानी की कोटिंग के माध्यम से विद्युत प्रवाह पूरी तरह से संचालित होता है, जिससे पानी से लथपथ हर सतह के माध्यम से बिजली प्रवाहित होने से नुकसान तेजी से बढ़ जाता है। 3 शक्तिशाली विधर्मी योद्धा, प्रत्येक स्तर पर शिकार के वर्षों के अनुभव वाले 24 लड़ाके कुछ ही सेकंड में जली हुई लाशें बन गए। उनके शरीर जोर जोर से ऐंठने लगे, मांसपेशियां अनियंत्रित रूप से ऐंठने लगीं, क्योंकि घातक तनाव ने उनके दिलों को रोक दिया और उनके तंत्रिका तंत्र को तहस-नहस कर दिया। वे एक अवास्तविक क्षण के लिए खड़े रहे, बमुश्किल जीवित। उनके शरीर झटके के रूप में हिल रहे थे और बड़े पैमाने पर आंतरिक क्षति हुई थी, जो सीधे रहने की उनकी इच्छा के विरुद्ध लड़ी गई थी। गड़गड़ाहट। 1 सेकंड बाद उनकी लाशें एक साथ ढह गईं। उनके शरीर से जान बच गई, क्योंकि वे जबरदस्त तात्विक संयोजन हमले के आगे पूरी तरह से झुक गए। आपने लेवल 24 सवी हेरेटिक को मार डाला है। आपने लेवल 24 सवी हेरेटिक को मार डाला है। आपने लेवल 24 सवी हेरेटिक को मार डाला है। आपने 400 जीवन प्राप्त किए हैं। आपने 420 जीवन प्राप्त किए हैं। आपने 450 जीवन प्राप्त किए हैं। इससे पहले कि मून या सेलीन अपने विनाशकारी शुरुआती हमले का जश्न मना सकें, अधिक दूर के विधर्मी योद्धाओं में से एक की नजर जंगल के फर्श पर निश्चल पड़ी 3 जली हुई लाशों पर पड़ी। उसकी आंखें सदमे और गुस्से से फैल गईं। वह तुरंत अधिकतम मात्रा में चिल्लाया और अन्य सभी गश्ती सदस्यों को आक्रामक क्लिकिंग और फुसफुसाहट की आवाज के साथ घात वाले स्थान के प्रति सचेत कर दिया। क्रथवेल, क्रथवेल शानेथ। चंद्रमा चेतावनी चिल्लाहट से चिंतित नहीं था। इसके बजाय उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान तैर गई। अच्छा, उन सबको आने दो। बिखरे हुए शत्रुओं से लड़ने में समय बर्बाद होता है। बेहतर होगा कि हम उनका मिलकर सामना करें। इससे उन्हें दफनाना भी आसान हो जाएगा। सभी के लिए एक ही जगह।
संलग्न होने के लिए तैयार हो जाओ, यारा, चंद्रमा ने स्पष्ट रूप से पुकारा। अपने योद्धाओं के साथ उनके गठन के चारों ओर घेरा बनाओ। सेलीन और मैं उनसे सीधे लड़ेंगे और उनका ध्यान बनाए रखेंगे। अवसर आने पर आप उन पर पीछे से या पार्श्व से घात लगाते हैं। सावधान रहें, पकड़े न जाएं या घिरे न जाएं। मिराज किनारे से देख रहा था। हालांकि पिछले 2 दिनों में वह काफी मजबूत हो गया था। उसे अभी भी लेवल 24 के योद्धाओं से निपटने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हुआ था। मून को इस बात की चिंता नहीं थी कि विधर्मी उनकी चर्चा को समझेंगे। यारा इस पूरे द्वीप पर एकमात्र व्यक्ति थी जो अंग्रेजी समझती थी। यही वजह थी कि उसके कबीले ने उसे युवती की विशेष उपाधि दी थी। उसके पास उनके संरक्षक की भाषा थी। यारा ने छिपने की स्थिति से अपने दांत पीस लिए। वास्तविक भय ने उसकी छाती को कस लिया। वह डरी हुई थी कि जैसे ही वह और उसके योद्धा बगल की स्थिति में घूमेंगे, विधर्मियों का पूरा ध्यान आकर्षित करते हुए मून और सेलीन गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे या अभिभूत हो जाएंगे। आखिरकार यह 2 बनाम 13 लोग थे। यह कुछ ऐसा नहीं था जो उसके सावी कबीले के सबसे मजबूत योद्धा भी नहीं कर सकते थे। लेकिन अपनी चिंताओं के बावजूद यारा ने बिना किसी तर्क के मून के निर्देशों का पालन किया। वह अपने कम समय के साथ साथ उसके फैसले पर भरोसा करने लगी थी, तब भी जब उसकी रणनीतियां लापरवाही से आक्रामक और खतरनाक लगती थीं। उसने अपने 4 योद्धाओं को त्वरित हाथ के संकेत दिए और समूह ने घने जंगल की वनस्पतियों के माध्यम से चुपचाप आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अप्रत्याशित कोनों से एकत्रित विधर्मियों के पास पहुंचने के लिए व्यापक रूप से चक्कर लगाया। इस बीच मून और सेलीन ने सारी छुपछुपाहट छोड़कर पूरी तरह से खुले में कदम रखा। शेष 13 विधर्मी योद्धा तेजी से कई दिशाओं से अपनी स्थिति में आ रहे थे, हथियार खींचे हुए थे और अपने 3 साथियों को इतनी आसानी से मारे जाते देख उनकी आंखों में रोष जल रहा था। चंद्रमा ने अपने कर्मचारियों को अपने स्थानिक भंडारण से बुलाया। हथियार परिचित वजन के साथ उसकी पकड़ में आ गया। सेलीन ने खुद को उसके बगल में खड़ा कर दिया। मन पहले से ही उसके हाथों के चारों ओर घूम रहा था क्योंकि उसने कई मौलिक हमले तैयार किए थे। तैयार? चंद्रमा ने धीरे से पूछा। हमेशा, सेलीन ने गंभीर निश्चय के साथ पुष्टि की। विधर्मी समन्वित समूहों में जंगल से निकले। चंद्रमा और सेलीन की स्थिति को एक ढीले अर्धवृत्त में घेर लिया। उनके स्पष्ट क्रोध के बावजूद उनका गठन अनुशासित था। ये अनुभवी योद्धा थे, नासमझ कट्टरपंथी नहीं। गश्ती दल का नेता, एकमात्र विधर्मी चंद्रमा जिसे पहले पहचाना गया था, थोड़ा आगे बढ़ा। उसकी आंखें जलती हुई घृणा के साथ चंद्रमा पर टिक गईं। शिवक क्रथनाल, उसने अपना हथियार उठाते हुए जहरीली फुंफकार मारी। वोरकेत शानेथरास। मून को विशिष्ट शब्द समझ में नहीं आए, लेकिन शत्रुतापूर्ण इरादा बिल्कुल स्पष्ट था। विधर्मी उसे और सेलीन दोनों को मरवाना चाहते थे, कोई बातचीत या दया नहीं। ऐसा लगता है जैसे तुम सच में हमसे प्यार करते हो, है ना? मून ने जानबूझकर मुस्कुराहट के साथ कहा, नेता का पूरा ध्यान आकर्षित करने और यारा और उसके योद्धाओं के लिए फ्लैंकिंग युद्धाभ्यास को आसान बनाने की कोशिश की। इतने गर्मजोशी से स्वागत पाने के लिए हमने क्या किया? हैरानी की बात यह है कि उनके प्रति अपनी स्पष्ट आक्रामकता और जानलेवा इरादे के बावजूद विधर्मी नेता की निगाहें अपने लक्ष्यों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने के बजाय आसपास के जंगल को स्कैन करते हुए लगातार घूमती रहीं। तुम वहां अच्छे हो? चंद्रमा ने उपहास करते हुए पुकारा। आपकी आंखें कुछ ज्यादा ही इधर-उधर घूम रही हैं। हो सकता है कि आप इसकी जांच कराना चाहें। यह एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति हो सकती है। मैंने सुना है कि ये बहुत ध्यान भटकाने वाली हो सकती हैं। सेलीन ने अपने आसपास स्पष्ट घातक खतरे के बावजूद अपने बेतुके मजाक पर बमुश्किल अपनी हंसी रोकी। विधर्मी नेता ने चंद्रमा के ताने को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने अपने योद्धाओं से उनकी भाषा में तेजी से बात करना शुरू कर दिया, जो स्पष्ट रूप से आदेश जारी कर रहे थे। उनके समाप्त होने के बाद आसपास के गठन में तैनात कई विधर्मियों ने तुरंत अपना रुख बदल दिया। मून और सेलीन पर केंद्रित आक्रामक मुद्रा बनाए रखने के बजाय वे रक्षात्मक स्थिति में चले गए, अपने हथियार उठाए और छिपे हुए खतरों के लिए क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उस क्षण मून को तुरंत एहसास हुआ कि उनकी योजना में बुनियादी तौर पर कुछ गड़बड़ है।
वे जानते हैं कि हमारे साथ लोग हैं, या वे जानते हैं कि आरा और सबसे मजबूत सावी योद्धा गांव से गायब हैं। नेता की सतर्क गतिविधियां अचूक थीं। यदि उसके पास किसी प्रकार की बुद्धि नहीं होती तो वह अपनी सेनाओं को विभाजित नहीं करता या रक्षात्मक स्थिति नहीं अपनाता। केवल दो अलग अलग शत्रुओं का सामना करने वाला एक आत्मविश्वासी सेनापति अपनी बड़ी सेना के साथ तुरंत हमला कर सकता था। यह महसूस करते हुए कि उनकी घात लगाने की रणनीति उनके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण विफल हो गई है, मून ने तुरंत मौके पर अपना दृष्टिकोण बदल दिया। वे जानते हैं कि आप छुपे हुए हैं, मून ने अंग्रेजी में जोर से पुकारा, फिर भी अपनी घबराई हुई मुस्कान के साथ आंख से संपर्क बनाए रखा, जैसे कि सीधे विधर्मी समूह के नेता को संबोधित कर रहा हो। हम उन लोगों पर हमला करने जा रहे हैं जो आपको सक्रिय रूप से खोज रहे हैं। हमारे हमले के तुरंत बाद अपने हमले शुरू करें, सही स्थिति की प्रतीक्षा न करें। यारा, जो छुपी हुई थी, सही पल का इंतजार कर रही थी। उसने तुरंत चंद्रमा के शब्दों को अपने बगल के योद्धाओं तक पहुंचाया। विधर्मियों के लिए समय खत्म होता जा रहा था। अध्याय 141 अपार शक्ति। तब चंद्रमा ने अपने सबसे विनाशकारी जादू के लिए मन को प्रसारित करना शुरू कर दिया। उनके कर्मचारियों से लाल सुनहरी लपटें धीरे धीरे उभर रही थीं। संकेंद्रित ऊष्मा शक्ति निकट दृश्य तरंगों में बाहर की ओर फैल रही थी, जिसने अनुभवी विधर्मी नेता की अभिव्यक्ति को भी आत्मविश्वास से चिंता में बदल दिया। जैसे ही इग्नाइट पूर्ण चार्ज पर पहुंचा, चंद्रमा के कर्मचारियों के चारों ओर की हवा तीव्र थर्मल ऊर्जा से विकृत होने लगी। एपिक रैंक कौशल निर्माण अपने विनाशकारी 250% क्षति गुणक की ओर। विधर्मी नेता ने खतरे को तुरंत पहचान लिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसे एहसास हुआ कि मानव जो भी मंत्र तैयार कर रहा था उसमें विनाशकारी क्षमता थी। कृत वोर्शेथ नल नेता ने तुरंत चिल्लाकर अपने योद्धाओं को जादू छोड़ने से पहले तितर-बितर होने और हमला करने का आदेश दिया। लेकिन मून ने पहले ही अपने लक्ष्य चुन लिए थे। 5 विधर्मी जो खोजी पदों पर चले गए थे, जो सक्रिय रूप से यारा के समूह की तलाश कर रहे थे। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। उन्होंने इग्नाइट को सीधे उनके क्लस्टर में जारी किया। बूम! यह विस्फोट इसके दायरे में फंसे लोगों के लिए बिल्कुल विनाशकारी था। 5 विधर्मियों का समूह जो सक्रिय रूप से यारा की स्थिति की खोज कर रहे थे, लगभग सभी को बिंदुरिक्त सीमा पर मारा गया था। जब विस्फोट हुआ तो वे एक दूसरे के अपेक्षाकृत करीब स्थित थे। उनमें से 4 अत्यधिक गर्म विस्फोट से तुरंत भस्म हो गए। उनके शरीर सिर्फ जले ही नहीं, वे 1 सेकंड से भी कम समय में राख और जली हुई हड्डी के टुकड़ों में बदल गए। चंद्रमा के एपिक रैंक इग्नाइट कौशल से 250% क्षति गुणक ने ऐसे तापमान का निर्माण किया जो परिमाण के क्रम से सामान्य अग्नि क्षमताओं से अधिक हो गया। जैसे ही चंद्रमा ने जादू जारी किया, एक विधर्मी पीछे की ओर छलांग लगाने में कामयाब रहा और बिंदुरिक्त उपरिकेंद्र को मात्र मीटर से बचा लिया। लेकिन उस आंशिक पलायन ने उसके भाग्य को दूसरों की तुलना में बेहद खराब बना दिया। अपने साथियों की तरह तुरंत और दयापूर्वक मरने के बजाय उसकी खुली त्वचा खतरनाक दर से पिघलने लगी। जैसे ही इग्नाइट की बची हुई गर्मी और जलन का प्रभाव उसके शरीर में काम करने लगा, मांस द्रवीकृत हो गया और हड्डियां अलग हो गईं। वह चीखते हुए गिर पड़ा, इतनी भयानक चोटों से धीरे धीरे मर रहा था कि कोई भी योद्धा अपने सबसे बड़े दुश्मन पर भी इसकी कामना नहीं करेगा। अन्य विधर्मी जो अलग अलग दिशाओं में तितर-बितर हो गए थे, यह सोचकर कि उन्हें भी उस विनाशकारी जादू द्वारा लक्षित और भस्म किया जा सकता है, पूर्ण भय से भरे भावों के साथ देखा। यह सिर्फ एक शक्तिशाली हमला नहीं था। यह ऐसी बात थी जिससे मृत्यु से भी अधिक गहराई से डर लगता था। लंबे समय तक रहने वाली पीड़ा, साथियों का संपूर्ण विनाश, अत्यंत विनाशकारी परिमाण। कई विधर्मी योद्धाओं ने वास्तव में अपनी उत्साही विचारधारा, जीवित रहने की प्रवृत्ति के बावजूद, उनके दिमाग में घंटियां बजने के बावजूद अनैच्छिक कदम पीछे ले लिए। मून के पक्ष में तैनात सेलीन भी मंत्र की विनाशकारी प्रभावशीलता से समान रूप से हैरान थी। उसने तुरंत अपने चारों ओर शीतलता अवरोध पैदा करने के लिए पानी और हवा के तत्वों को प्रवाहित किया, जिससे हमले के केंद्र से बाहर की ओर निकलने वाली तीव्र गर्मी की लहर से बचाव हुआ। यह पहली बार था जब उसने चंद्रमा को जादू करते देखा था। वह इतनी जल्दी इतना मजबूत कैसे हो गया?
सेलीन ने सच्चे आश्चर्य और थोड़े अविश्वास के साथ सोचा, वह इतनी खतरनाक दर से सुधार कर रहा है। हमारे मिलने से पहले उसने वास्तव में क्या अनुभव किया था, और इस स्तर की शक्ति उत्पन्न करने के लिए उसके पास वास्तव में किस प्रकार का वर्ग है। पहली बार जब उसने एक नवजागृत व्यक्ति के रूप में मून के साथ भागीदारी की तो उसने बुनियादी जादू में उसके शुरुआती प्रयासों को देखा। उनका पहला जल क्षेत्र जादू लगभग बहुत ही अनाड़ी था। उसने मंत्र के सामंजस्य और आकार को बनाए रखने के लिए स्पष्ट रूप से संघर्ष किया था, लेकिन वह जुनून के करीब दृढ़ संकल्प के साथ लगातार सुधार करता गया। और अब बमुश्किल किसी भी समय वह शक्तिशाली जादू कर रहा था जिसने सचमुच एक साथ कई स्तर के 24 दुश्मनों को वाष्पित कर दिया। वह बमुश्किल इस बात से सहमत हो सकी कि संघर्षरत नौसिखिया और यह विनाशकारी लड़ाका एक ही व्यक्ति थे। मुझे पता था कि वह अलग था, लेकिन मैंने उससे इतना अलग होने की उम्मीद नहीं की थी। सेलीन ने चंद्रमा की ओर गहन भाव से देखा। उसकी निगाहें उसके छिपे रहस्यों को उजागर करने की कोशिश कर रही थीं। यारा और उसके साबी योद्धाओं ने हैरान विधर्मियों को संभलने या फिर से संगठित होने का कोई मौका नहीं दिया। उन्होंने चंद्रमा के ध्यान भटकाने के दौरान हासिल की गई फ्लैंकिंग स्थिति से तुरंत अपने घात लगाकर हमले शुरू कर दिए। चारों योद्धा छिपकर हथियार उठाए हुए निकले और युद्ध के नारे लगाते हुए भटके हुए विधर्मियों की ओर बढ़े। यारा ने एक तीर से हमले की शुरुआत की जो तुरंत एक जीवन का दावा करने के सेंटीमीटर के भीतर आ गया। वाह! तीर खतरनाक गति से उड़ता हुआ एक विधर्मी योद्धा के कंधे में जा लगा, जो अपने साथियों को जलता हुआ देखकर भयभीत हो गया था। वह अचानक दर्द से कराह उठा, उसका चेहरा प्रभाव के झटके से विकृत हो गया। तीर को पूरी तरह से निकालने की कोशिश करने के बजाय, जिससे बड़े पैमाने पर रक्तस्राव और संभावित मौत हो सकती थी, विधर्मी योद्धा ने तीर के शाफ्ट को मजबूती से पकड़ लिया और उसे हिंसक रूप से मोड़ दिया, बाहरी हिस्से को तोड़ दिया, जबकि जानबूझकर तीर के सिर को उसके कंधे के ऊतक में गहराई तक छोड़ दिया। बचा हुआ टुकड़ा कच्चे प्लग के रूप में काम करेगा, घाव को अवरुद्ध करेगा और लड़ाई जारी रखने के दौरान अधिक रक्तस्राव को रोकेगा। उसने टूटे हुए तीर के शाफ्ट को तिरस्कारपूर्वक जंगल के फर्श पर फेंक दिया, फिर क्रोध से चमकती आंखों के साथ सभी योद्धाओं की ओर मुड़ गया। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। उनके साथियों को अभी अभी जला दिया गया था। उसका कंधा सूली पर चढ़ा दिया गया था और उनके मिशन पर उसी शिकार द्वारा घात लगाकर हमला किया गया था जिसका वे शिकार कर रहे थे। एक गर्जनापूर्ण युद्ध घोष के साथ घायल हेरेटिक ने सीधे निकटतम साबी योद्धा पर हमला किया। उसकी चोट के बावजूद उसका हथियार उठा हुआ था। उसने रक्षात्मक सावधानी के बजाय आक्रामक आक्रमण को चुना। शेष विधर्मी, जो अब अपने मूल 16 से 8 कार्यात्मक लड़ाकों तक कम हो गए हैं, अपने नेता के चारों ओर रैली करना शुरू कर दिया, जो अपने बिखरे हुए गठन को सुधारने के लिए आदेश दे रहे थे। चंद्रमा ने ठंडे सामरिक मूल्यांकन के साथ युद्ध क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। 5 शत्रु तुरंत मारे गए, जबकि एक व्यक्ति जलने से धीरे धीरे मर रहा था। 8 अभी भी युद्ध में सक्षम हैं, लेकिन हिल गए हैं और आंशिक रूप से घिरे हुए हैं। हालात नाटकीय रूप से उनके पक्ष में बदल गए थे। लाभ दबाएं, चंद्रमा ने पुकारा। उन्हें दोबारा इकट्ठा न होने दें। मून ने अपना अगला जादू चलाना शुरू कर दिया, पहले से ही खत्म करने के लिए लक्ष्य का चयन कर लिया। हालांकि घात लगाने की रणनीति योजना के अनुसार पूरी तरह से सामने नहीं आई थी, लेकिन इसने उन्हें विधर्मी जागरूकता और समन्वय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की थी। सेलीन, उठो, अब शिकार को मारने का समय आ गया है। मून की आवाज ने सेलेन की क्षणिक स्तब्धता को तोड़ते हुए तेजी से पुकारा। सेलीन तुरंत पूर्ण युद्ध फोकस पर वापस आ गई। उसके चेहरे पर एक भयंकर मुस्कान फैल गई। चंद्रमा के पहले विनाशकारी हमले को देखकर वह स्पष्ट रूप से प्रेरित और ऊर्जावान हो गई थी। चलो काम पर लगें।